तो दोस्तों कहानी शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जिसे उसकी पिछली जिंदगी में सबसे अनोखे वेसल न्यूक्लियस का जागरण हुआ था, लेकिन उसकी क्रिएचर्स दुश्मन को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती थी। अकादमी ने उसे बेरहमी से कचरा समझकर बाहर फेंक दिया, उसे वेस्ट समझा गया। यहां तक कि एक एक्सपीडिशन के दौरान उसे पता चला कि उसके इन कमजोर प्राणियों की असली ताकत पैरासिटिज्म यानी परजीवी बनने में छुपी है। इनमें किसी भी प्राणी को पजेस करके उसे अपना होस्ट बनाने की क्षमता थी। स्क्रैप इकट्ठा करके गुजारा करते हुए भी उसने पैरासाइट्स की 3 जनरेशन और 6 अलग अलग टाइप्स तैयार कर लिए थे। लेकिन इतने ताकतवर सर्वेंट्स होने के बावजूद उसी के अपने न्यूक्लियस ने उसे धोखा दे दिया और वो एक दर्दनाक मौत मर गया। तब वो अपनी पूरी यादों के साथ दोबारा जन्म ले चुका है और उसने फैसला कर लिया है कि वो अपने वेसल्स की आस्था को फैंटिक लेवल तक ले जाएगा। लेकिन ठीक उसी पल उसके प्रोफेसर की आवाज गूंजती है। एक गंभीर विचार विमर्श के बाद प्रबंधन ने तुम्हारी डायरेक्ट एडमिशन वाली सीट यहाँ नॉन को देने का फैसला किया है। आशा है तुम समझोगे। यह सुनकर हमारा हीरो वहीं जड़वत खड़ा रहता है, बिल्कुल खामोश। यान नॉन तुरंत मजाक उड़ाने लगता है। कितना बेकार इंसान है ये। प्रोफेसर ल्यू तुमसे बात कर रहे हैं, क्या तुम बहरे हो गए? उसी वक्त हमारे हीरो को अपने आसपास का माहौल देखकर जोर का झटका लगता है। सामने था ल्यू फेंग, वही ट्यूटर जो उस पर छोड़ने का दबाव डालता था और वही शख्स जिसने उसका भविष्य छीन लिया था। वो ठीक उसी पल वापस आ चुका है जब डिवाइन डोमेन खुलता है। इस दुनिया में कोई भी भगवान बनने की ख्वाहिश रख सकता है, लेकिन उसने तो म्यूटेंट वायर वर्म्स जगाए थे जो बेहद कमजोर समझे जाते हैं। उसके न्यूक्लियस की इस बेकार समझी जाने वाली औकात की वजह से उसकी पक्की सीट दूसरों को दे दी गई और वो हाई स्कूल भी पूरा नहीं कर पाया। ल्यू फैंग ने उसे यह कहकर निकाल दिया कि वो एकेडमिक स्पीड नहीं पकड़ सकता। और कानान लॉन्ग, जिसे उसकी सीट मिली थी, उसने एलिट का पूरा सपोर्ट लेकर 10 साल से भी कम समय में गॉड किंग का दर्जा हासिल कर लिया। इधर हमारा हीरो बिना किसी रास्ते के बाहरी इलाकों में काम करने लगा, जहां आखिरकार उसका अंत हुआ। एक मिशन के दौरान उसके अपने न्यूक्लियस ने उसे धोखा दिया और वो गुमनामी में मर गया। 2 बिल्कुल विपरीत नियतियां, जिनकी जड़ वही एक डायरेक्ट एडमिशन वाली सीट थी। मुझे विश्वास है कि तुम स्कूल के फैसले को समझोगे। प्रोफेसर ल्यू फेंग ने दराज से एक डॉक्यूमेंट निकालते हुए कहा। वो एक अग्रीमेंट था जिसमें हमारा हीरो खुद अपनी सीट जियान नॉन को देने की सहमति देता। अगर तुमने ये साइन कर दिया तो मैं तुम्हें पर्सनली ब्लू वुल्फ्स की एक पूरी टुकड़ी दूंगा। ये तुम्हारे उन म्यूटेंट कीड़ों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं और तुम्हें किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाने के लिए काफी है। ल्यू फैंग ने उसके सामने एक पेन रखा और बिल्कुल हुक्मरान अंदाज में बोला, जैसे ना सुनना उसके लिए नामुमकिन हो। चेन, बिना कुछ सोचे यहां साइन करो। कानान नॉन लालच से उसे घूर रहा था। अगर उसने साइन कर दिया तो वो सीट उसकी हो जाएगी। पिछली जिंदगी में हमारे हीरो ने दबाव में आकर साइन कर दिया था और 1 दशक की बेइज्जती और पछतावे की जिंदगी जी थी। लेकिन अब इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पिछले जन्म में 10 साल तक बदनामी और शर्मिंदगी झेली थी, लेकिन अब वो वही गलती नहीं दोहराएगा। उसने पेन को हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि पूरी मजबूती से जवाब दिया, मैं साइन करने से इनकार करता हूं। प्रोफेसर ल्यू फैंग का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? वो सीट इस संस्था का संसाधन है। तुम्हारी मौजूदा हालत में तुम्हें क्या हक बनता है कि जिन संसाधनों का फायदा नहीं उठा सकते उन पर कब्जा जमाए रहो? कानान नॉन ने तिरस्कार से कहा। उन कबाड़ी सर्वेंट्स के साथ तुम्हें लगता है कि तुम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में टिक पाओगे? तुम तो बस वहां जाकर मजाक बनोगे। वो सीट हमारे हीरो की 2 साल तक क्लास में टॉप करने की मेहनत का फल थी। उसे उन दोनों को देने से बेहतर तो वो उसे बर्बाद होता देखना पसंद करेगा। और बहस में समय बर्बाद करने का कोई इरादा रखते हुए उसने अपना रुख साफ कर दिया। ल्यू फेंग गुस्से से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका था। चेन, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे परमिशन मांग रहा था? मैं तुम्हें सूचित कर रहा हूं, हाँ, अभी के अभी साइन करो, वरना मेरी क्लास में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। हमारे हीरो ने ठंडी हंसी हंसी। उसे याद था कि पिछली बार साइन करने और ब्लू वुल्फ लीजन के साथ अच्छे नतीजे देने के बाद भी ल्यू फैंग ने उसे निकालने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लिया था। अगर तुम मुझे क्लास से निकालना चाहते हो तो बेझिझक निकालो, जो चाहो करो, लेकिन ये सीट मैं तुम्हें अपनी जान जाने पर भी नहीं दूंगा। यह कहकर उसने ट्रांसपोर्ट एक्टिवेट किया और प्रोफेसर के पागलपन भरे गुस्से को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए सीधे घर लौट गया। ल्यू फैंग गुस्से से नीला पड़ गया था, लेकिन कर भी क्या सकता था? नियमों के मुताबिक सार्वजनिक रूप से फिजिकल पनिशमेंट देना मना है। कानान लॉन्ग घबराने लगा। प्रोफेसर, आपने मुझसे वादा किया था कि वो सीट मुझे दिलाएंगे। मेरे पिताजी इसके लिए पैसे भी दे चुके हैं। चुप रहो, ल्यू फैंग ने दहाड़ लगाई। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। अगर वो साइन नहीं करना चाहता तो मैं उसे निकलवा कर ही रहूंगा। अपने उन बदबूदार कीड़ों के साथ वो मेरे तैयार किए हुए टेस्ट को कभी पास नहीं कर पाएगा। घर पहुंचते ही हमारा हीरो सीधे कनेक्शन कैप्सूल में घुसकर अपने डिवाइन डोमेन में दाखिल हुआ। उसकी आंखों के सामने एक उपजाऊ और जीवंत मैदान फैला हुआ था, जहां उसने जल्द ही अपने न्यूक्लियस को ढूंढ लिया। छोटे छोटे कीड़ों जैसे जीव, जिन्हें म्यूटेंट वायरवर्म्स क्लासिफाई किया जाता है। पिछली जिंदगी में बाहरी एक्सपीडिशंस के दौरान एक दुर्घटना में ही उसे पता चला था, जब एक पैरासाइट ने गलती से एक गॉब्लिन को इन्फेक्ट कर दिया था और एक विध्वंसक ताकत पैदा हो गई थी। तब जाकर उसे सच्चाई समझ आई। उसके ये प्यारे सर्वेंट्स कीड़े नहीं, बल्कि सिम्बायोटिक टाइप के ऑर्गेनिज्म थे, जिन्हें पैरासिटिक बॉडीज कहा जाता है। पहली जनरेशन ड्यू। अपनी पिछली जिंदगी में वो 3 जनरेशन और 6 अलग अलग टाइप्स डेवलप कर चुका था। हर एक की अपनी अनोखी स्किल थी। ल्यू फैंग से टक्कर लेने के लिए यही उसकी असली पूंजी थी। इस बार वो अपने से कुछ भी छीनने नहीं देगा। उसने हाथ में पैरासाइट को देखा और फुसफुसाया, अब मुझे बड़ी तादाद में गॉब्लिन चाहिए ताकि सबसे बेहतरीन होस्ट को चुना जा सके। एक स्टूडेंट होने के नाते उसके पास पैसे नहीं थे, लिहाजा उसे अपने माता पिता के पास जाना पड़ा। पापा,
ये वक्त है हमारे पास जो कुछ है सब लगाने का। मुझे गॉब्लिन चाहिए। फोन के बाद उसे 2 कार्ड मिले जिनमें 1000 साधारण श्रेणी के गॉब्लिन थे। उसने उन्हें अपने डोमेन में छोड़ दिया और पैरासाइट को आदेश दिया कि वो उनमें से एक को पजेस करे। पलक झपकते ही गॉब्लिन एक काले द्रव्य में लिपट गया। उसका आकार दोगुना हो गया और वो बेहद आक्रामक हो उठा, मगर 5 मिनट के अंदर ही उसका शरीर टूट कर ढह गया और वो मर गया। पैरासाइट उसके अवशेषों से निकला, जो अब पहले से ज्यादा संख्या में था। बिना हिचकिचाए उसने दूसरे गॉब्लिन को इन्फेक्ट करने का हुक्म दिया, फिर तीसरे, फिर चौथे। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक 1678वें स्पेसिमेन पर पैरासाइट को अपना आदर्श होस्ट नहीं मिल गया। इस तरह पहली जनरेशन की पैरासिटिक बॉडी ड्यू विधिवत जागृत हो गई। उसने उसके स्टैट्स चेक किए। कोर वेसल पैरासाइट टाइप ड्यू, हाइब्रिड लाइफ, ट्रांसेंडेंट लेवल, टैलेंट, अलौकिक ताकत और सुपर रिजोनेशन। उसका श्रद्धा स्तर अविश्वासी। हमारा हीरो जोश से भर गया जब आखिरकार ड्यू ने होश संभाला और अपना पहला सवाल किया, तुम कौन हो? अपनी बेचैनी को दबाते हुए उसने अधिकार से भरी आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारा भगवान हूं। ड्यू के मुंह से लार की एक लकीर टपकी जो उसकी सबसे बुनियादी प्रवृत्ति को उजागर कर रही थी। भगवान खाने को अच्छा लगता है। पिछली जिंदगी में ड्यू और उसके वंशजों की आस्था कभी काफी नहीं रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक ताकतवर दुश्मन के सामने उसे धोखा दे दिया और उसकी मौत का कारण बने। इस बार वो ऐसा नहीं होने देगा। वो उनकी भूखी प्रकृति को जानता है। सबसे अच्छी योजना है उसे डर के जरिए ऐसा काबू करना कि गद्दारी का ख्याल भी उसके लिए खौफनाक बन जाए। इससे पहले कि वो हमला कर पाता, ड्यू अपने जबड़े खोले हुए उस पर झपट पड़ा। मैं इस डोमेन का स्वामी हूं। उसने आसानी से उसका हमला चकमा देते हुए ऐलान किया। बचते हुए उसने एक ऐसा आर्टिफैक्ट निकाला जो हाई इंटेंसिटी सोनिक वेव छोड़ सकता था। उसे मालूम था कि ड्यू आवाज के प्रति बेहद संवेदनशील है। जितनी ऊंची फ्रीक्वेंसी उसके लिए उतना ही भयानक था। जब ड्यू ने दोबारा हमला किया तो उसने एक बहरा कर देने वाली दहाड़ के साथ डिवाइस चालू की, जिसने ड्यू को गॉब्लिन के शरीर से बेरहमी से अलग कर दिया। ड्यू एकदम निश्चेष्ट हो गया, सोनिक दबाव का सामना करने में असमर्थ। डर उसके अंदर पनपने लगा, और डर ही तो आस्था की ऊर्जा है। उसे बार बार दबोच कर, भूख से मरने के कगार पर ले जाकर और फिर उसे गॉब्लिन के सिर खिलाकर उसने सजा और इनाम की यही प्रक्रिया दोहराई। डोमेन में पूरे 1 महीने के दौरान ड्यू का विश्वास स्तर अविश्वासी से बढ़कर कट्टर भक्त बन गया। मेरी मौजूदगी का आतंक अब उसकी सहज प्रवृत्ति में अंकित हो चुका था। अब मौत के सामने भी वो कभी गद्दारी करने की हिम्मत नहीं करेगा। डोमेन में अभी भी लगभग 300 गॉब्लिन बचे थे। उसने उन्हें ड्यू को खाने की इजाजत दे दी। उसे गॉब्लिन्स को उसके निरंतर भोजन का स्रोत बनाना था, लेकिन इसके लिए और संसाधन चाहिए थे। ठीक जब वो सोच रहा था कि ये कैसे हासिल होंगे, तभी उसे क्लास ग्रुप में प्रोफेसर यू फेंग की तरफ से एक नोटिफिकेशन मिला। मैसेज था, कल हम फाइनल ईयर की पहली परीक्षा लेंगे। बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को बड़े इनाम मिलेंगे, लेकिन सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले छात्र को तुरंत निकाल दिया जाएगा। हमारे हीरो के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। साफ था कि लियू फेंग ने उसे निशाने पर ले रखा है ताकि उसकी सीट छीनी जा सके। कितनी गिरी हुई हरकत थी, लेकिन उसके लिए तो ये एक मौका है। ड्यू की मौजूदा ताकत के साथ अगर उसने अपनी चालें सही खेली तो पहला स्थान उसका है। ड्यू को और ताकतवर बनाने के लिए उसे उन संसाधनों की सख्त जरूरत है। लियू फेंग, हियान नॉन, इस बार मैं तुम दोनों के साथ खेलने का पूरा मजा लूंगा। अगली सुबह वो जल्दी क्लास पहुंच गया। उसके साथ ही अजीब नजरों से उसे देख रहे थे, खासकर प्रोफेसर के सामने उसकी पिछली बगावत के बाद। फिर लियू फेंग अंदर आया और उसने साफ नफरत से उसे घूरा। प्रोफेसर को लगा था कि शायद वो आएगा ही नहीं, लेकिन उसका आ जाना उसकी योजनाओं के लिए और भी अच्छा था। अगर उसका स्कोर सबसे कम रहा तो वो आज ही उसके निष्कासन की कार्रवाई कर सकता था। कानान नॉन ने घमंड से पूछा, प्रोफेसर इनाम क्या है? लियू फेंग ने गंभीरता से जवाब दिया, ये पहली परीक्षा है, इसलिए इनाम शानदार है, लेकिन केवल टॉप 3 के लिए। क्लास में बड़बड़ाहट शुरू हो गई। 40 में से सिर्फ 3 को कुछ मिलेगा। तीसरे स्थान पर एक लेवल 1 का पवित्र वस्तु, दूसरे को लेवल 2 का, और पहले स्थान के लिए इनाम होगा एक दिव्यता बिंदु। उनकी दुनिया में अर्थव्यवस्था दिव्य शक्ति पर आधारित है। 10,000 अंक एक दिव्यता क्रिस्टल के बराबर होते हैं। ये परीक्षा जीतने का मतलब था 10,000 दिव्य शक्ति अंकों की संपत्ति, जो किसी भी छात्र के लिए अविश्वसनीय है। हियान नॉन अपनी मुस्कान छुपा नहीं पाया, क्योंकि वो जानता था कि यह दिव्यता बिंदु उसी के लिए बनाया गया है। उसके वेसल्स फेसलेस ड्रैगन स्वाभाविक रूप से ट्रांसेंडेंट प्राणी थे और स्कूल में सबसे शीर्ष पर थे। इसी उत्साह के बीच हमारे हीरो ने हाथ उठाकर पूछा, प्रोफेसर उन छात्रों का क्या जो परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे? क्या कोई मुआवजा मिलेगा? क्लास ठहाकों से गूंज उठी। चेन, तुम पागल तो नहीं हो गए? इनाम सिर्फ बेहतरीन के लिए है। तुम जैसे बेकार इंसान को क्या मिलेगा जो परीक्षा पास ही नहीं कर पाओगे? पहले तुम थ्योरी में टॉपर थे, लेकिन अब जब असली मुकाबले की बारी है, उन कीड़ों के साथ तुम्हारी तो हालत खराब है। बस दुआ करो कि पहले ही सेकंड में बाहर ना हो जाऊं। लियू फेंग ने चुप्पी का इशारा किया और बनावटी शांति से जवाब दिया, जो पास नहीं करेंगे वो फेल होंगे, और जाहिर है उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले को निकाल दिया जाएगा। कोई और सवाल? इस पर हमारे हीरो ने पूछा, और अगर कोई मेरे मिशन के लक्ष्यों को चुराने की कोशिश करे तो उसकी सजा क्या होगी? मजाक और तेज हो गया। तुमसे कौन चुराएगा? वायर वर्म वाले से कौन चीज छीनेगा? कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। अगर तुमसे कोई चुराएगा तो सिर्फ इसलिए कि तुम कमजोर हो।
दूसरे ने चिल्लाकर कहा। लियू फैंग ने गंभीरता से दखल दिया। चेन, तुम्हारी चिंता बेमानी नहीं है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि परीक्षा असली हालात को दर्शाती है। अगर कोई तुमसे चुराता है तो यही साबित होता है कि तुम में ताकत की कमी है। एक प्रोफेसर के तौर पर मुझे सिर्फ आखिरी नतीजों से मतलब है। हमारे हीरो ने चुपचाप सिर हिलाया। उसकी योजना तो पहले ही तैयार थी। अगर और कोई सवाल नहीं है तो परीक्षा शुरू हो। मुझे उम्मीद है सबको अच्छे नतीजे मिलेंगे। उन्हें एक मूल्यांकन स्थल पर भेजा गया जो असली परिस्थितियों का अनुकरण करने के लिए बनाया गया था। हालांकि वो वहां लड़ रहे थे, पर चेतना के प्रक्षेपण होने के कारण कोई भी सच में नहीं मरेगा। परीक्षा की जरूरतें उसकी आंखों के सामने आ गईं। इलाका हजारों ग्रे रेन हॉक से भरा पड़ा है। हर एक के सिर पर एक मोटा सा पंख होता है। कम से कम 100 इकट्ठा करने हैं। जितने ज्यादा पंख उतना ऊंचा ग्रेड। हमारे हीरो को लियू फैंग की मंशा साफ समझ आ गई। ग्रे रेन हॉक्स का सबसे पसंदीदा भोजन वायर वर्म्स हैं। ये पक्षी उसके वैसल्स को दूसरे किसी भी शिकार से पहले निशाना बनाएंगे। साथ ही उड़ने वाले होने की वजह से ज्यादातर जमीनी प्राणियों के लिए इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल है। इसके विपरीत जियान नॉन के पंख वाले ड्रैगन इनके प्राकृतिक शिकारी हैं। सब कुछ पहले से तय था, लेकिन हमारा हीरो रुकने वालों में से नहीं था। उसने अपने डोमेन से जुड़कर ड्यू को आजाद किया। आमतौर पर एक गॉब्लिन 1 मीटर का होता है, लेकिन ड्यू के प्रभाव और उसकी ट्रेनिंग के बाद उसका शरीर बढ़कर 3 मीटर का हो गया था। एक विशाल काला दानव जो देखने में बेहद डरावना था, लगभग हीरो स्तर को छू रहा था। इस परीक्षा के इनाम से मैं उसकी जीवन रैंक बढ़ा सकूंगा और दूसरी जनरेशन शुरू कर सकूंगा। लियू फैंग, इस बार तुम्हारी चाल तुम पर ही भारी पड़ेगी। ड्यू ने उत्सुकता से माहौल देखा और फुसफुसाया, मेरे भगवान, मुझे भूख लगी है। जल्द ही तुम कुछ स्वादिष्ट खाओगे। हमारे हीरो ने उसे यकीन दिलाया। जहां बाकी छात्र पक्षियों को पकड़ने के नए नए तरीके खोज रहे थे, कोई जाल बिछा रहा था, कोई तीर कमान का इस्तेमाल कर रहा था, तो कोई पेड़ों पर चढ़ रहा था। हमारे हीरो की रणनीति बिल्कुल अलग थी। उसका लक्ष्य ग्रे रेन हॉक्स नहीं, बल्कि उसके अपने साथी छात्र थे। ड्यू उसे अपनी पीठ पर लादे बेहिसाब रफ्तार से दौड़ने लगा। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक छात्र को खोज लिया जो जाल बिछाने के लिए अपने वेसल्स को निर्देश दे रहा था। वो छात्र हक्का बक्का रह गया। सबको पता था कि हमारे हीरो के वेसल्स आम कीड़े हैं, लेकिन उसके सामने तो एक विशालकाय जानवर था जो किसी गॉब्लिन की याद दिलाता तो था, लेकिन बहुत कम। इससे पहले कि वो कुछ पूछता, हमले का हुक्म दे दिया गया। ड्यू खुले जबड़ों से उस पर टूट पड़ा। इस स्तर पर ज्यादातर नए जागे हुए वेसल्स कमजोर होते हैं। ड्यू जैसी ट्रांसेंडेंट हाइब्रिड लाइफ फॉर्म एक अजय शक्ति थी। कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो छात्र निगल लिया गया और उसकी चेतना उस स्पेस से गायब हो गई। बेशक असलियत में वो मरा नहीं, लेकिन उसकी परीक्षा वहीं खत्म हो गई। ड्यू बड़े चाव से चबा रहा था इस दावत का जश्न मनाते हुए। अच्छा, बहुत अच्छा। अगर पसंद आया तो खाते रहो। चलो अगले पर चलते हैं। हमारे हीरो ने पूरी बेरुखी से जवाब दिया। जहां वो छात्र गायब हुआ था वहां उसे 2 पंख मिले। अभी जरूरी 100 से बहुत कम थे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इधर दूसरी तरफ दूसरे इलाके में जियान नॉन अपने फेसलेस विंग ड्रैगन्स को लीड कर रहा था, बड़ी ही कुशलता से ग्रे रेन हॉक्स का सफाया करता हुआ। उड़ने वाले प्राणी होने के नाते यह परीक्षा उनके लिए खेल थी। जियान नॉन पहले से ही सोच रहा था कि अपनी दिव्य शक्ति का इनाम कहां खर्च करेगा। तभी एक छात्र उसके इलाके में दाखिल हुआ। जियान नॉन, फायर मत करना, मैं सिर्फ एक सौदा करने आया हूं, उस लड़के ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। यह था सांगवे, जिसके वेसल्स एलीट लेवल के आयरन ड्वार्फ थे। कान नॉन जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसे विश्वासघात का डर नहीं था, क्योंकि वो वहां मौजूद किसी भी शख्स से खुद को बेहद श्रेष्ठ मानता था। सांगवे ने करीब आकर चापलूसी भरी मुस्कान से अपनी मंशा समझाई। साथी हियान नॉन, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूं। कैसी डील? तुम भी वो दिव्यता का टुकड़ा चाहते हो, है ना? हियान ने अपनी आवाज में तिरस्कार भरते हुए पूछा। तुम भी दिव्यता के पीछे हो? ये तो नामुमकिन है। तुम्हारी ताकत से पहला स्थान बेशक तुम्हारा ही है, कोई छीन नहीं सकता। मेरा लक्ष्य दूसरा स्थान है, वो लेवल 2 की पवित्र वस्तु। सांगवे ने झट से समझाना शुरू किया। देखो, इस मूल्यांकन में मैं अपने मुख्य वेसल्स की पूरी क्षमता नहीं दिखा पा रहा। क्लास में 3-4 और हैं जिनका स्तर मेरे जैसा है। अगर मैं कुछ नहीं करता तो वो दूसरा स्थान उनमें से किसी के हाथ चला जाएगा। इसलिए मैं खास तुम्हारे पास आया हूं। मेरा इरादा तुमसे कुछ ग्रे प्लम स्पिरिट पंख खरीदने का है। हियान नॉन ने अविश्वास से पूछा, खरीदोगे? और भुगतान कैसे करोगे? एक लेवल 2 की पवित्र वस्तु कम से कम 2000 दिव्य शक्ति अंकों की है। अगर तुम मुझे इतनी रकम दे सकते हो तो मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई गुरेज नहीं। 2000 बहुत ज्यादा है। मैं इस लेवल 1 की पवित्र वस्तु ही दे सकता हूं। ये तुम्हारे मुख्य वेसल्स के लिए बेहतरीन है। कहते हुए सांगवे ने हियान नॉन को उस वस्तु के गुण दिखाए। वो एक जीवाश्म पवन मुहर थी, जिसे डिवाइन डोमेन के केंद्र में समाहित करने पर वेसल्स को आसमान के पंख क्षमता सीखने का मौका मिलता था। अगर उस प्राणी में पहले से उड़ने की क्षमता है तो संभावना काफी बढ़ जाती है। हियान नॉन की आंखें चमक उठी। ठीक वैसे ही जैसे सांगवे ने कहा, यह वस्तु उसके लिए एकदम सही थी। ये उसके टेरोडेक्टाइल्स और इंडेंट्स के साथ पूरी तरह मेल खाती थी। और फिर जिस कुशलता से ये ग्रे प्लम हॉक्स पकड़ रहे थे, सांगवे को दूसरा स्थान दिलाना तो आसान काम होगा। कानॉन ने तुरंत सौदा मान लिया। दोनों में सहमति बन गई। जैसे ही सांगवे को दूसरे स्थान का इनाम मिलेगा, वो पवित्र वस्तु हियान नॉन को दे देगा। बदले में
जियान अपने प्राणियों को और तेजी से पंख इकट्ठा करने का आदेश देगा और उनका एक तेज सांगवे को देगा। सांगवे संतुष्ट था। आखिरकार वो अपनी सफलता के लिए भुगतान कर रहा है। प्रोफेसर लियू फेंग चुपचाप मूल्यांकन स्थल में छात्रों के प्रदर्शन पर नजर रख रहा था। उसका पूरा ध्यान हियान नॉन पर था, जिसके टेरोडैक्टाइल्स ने निराश नहीं किया था और बाकी छात्रों से कहीं ज्यादा तेजी से पंख जमा कर रहे थे। वह स्पष्ट रूप से सबसे आगे था। और हाँ, सांगवे और हियान नॉन के बीच का सौदा भी उसकी तीखी नजरों से बच नहीं पाया था। उसे तेज दिमाग वाले छात्र बुरे नहीं लगते थे। असल में उसे लगता था कि जो लोग जानते हैं कि कब झुकना है और कब समझौता करना है, वो ज्यादा साधने लायक है। भविष्य में वो सांगवे के मुख्य वेसल्स को मजबूत करने के लिए और संसाधन दे सकता था। आखिरकार ब्लैक आयरन गॉब्लिन स्वभाव से एलीट लाइफ फॉर्म है और मशीनरी के माहिर हैं। अगर उन्हें पर्याप्त संसाधन मिल जाएं तो उनकी लड़ने की क्षमता को कम करके नहीं आंका जा सकता। टॉप छात्रों पर नजर रखने के बाद लियू फेंग को हमारे हीरो की याद आई और फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके होश उड़ गए। पहले ही 18 छात्र मूल्यांकन से बाहर हो चुके थे और उनके स्कोर 0 थे। ये देख प्रोफेसर लियू फेंग का दिल जोर से धड़क उठा। सबके 0 अंक। प्रोफेसर ने झट से वजह समझने के लिए रिकॉर्डिंग चेक की। ये सब तबाही मचाने वाला हमारा हीरो था। बिना रुके दूसरों पर हमला करते हुए उसने उस विशाल और डरावने जीव का इस्तेमाल किया। ये चैनिन, और ये तो खुद अपनी बर्बादी को बुलावा देना है। अज्ञात वेसल्स का इस तरह बेशर्मी से इस्तेमाल करना, ये तो साफ धोखाधड़ी है। इसी बहाने में उसका तत्काल निष्कासन करवा सकता हूँ। प्रोफेसर यू फेंग गुस्से से दहाड़ उठा। निष्कासन, एक और सीधा हमला हमारे हीरो पर। इधर मूल्यांकन स्थल में हमारा हीरो जितना ज्यादा लूटता उतना ही ताकतवर महसूस करता। ड्यू की जबरदस्त ताकत के आगे बाकी साथियों के पास जरा भी विरोध करने का मौका नहीं था। इससे उसे शक्ति का असली स्वाद चखने को मिल रहा था, लेकिन वो अभी भी संतुष्ट नहीं था। सभी छात्रों में से सिर्फ जियान नॉन ही पहले स्थान के लिए उसका असली प्रतिद्वंदी था। जब तक वो उसे बाहर नहीं कर देता उसे चैन नहीं मिलेगा। उसने अपनी खोज तेज कर दी और लगातार आसमान छानता रहा, जब तक आखिरकार उसे उसके बिना दांत वाले टेरोडैक्टाइल्स का निशान नहीं मिल गया। तुम्हें ढूंढ लिया, उसने अपने मन में जोश भरी आवाज में फुसफुसाया। पिछली जिंदगी में उसे मौका नहीं मिला था, लेकिन इस जन्म में वो अपने पुराने अस्तित्व का बदला लेने के लिए हियान नॉन को पूरी तरह तबाह करके रहेगा। वेनम, अब से तुम मुझसे जुड़ जाओगे। मैं खुद इस नरसंहार का मजा अनुभव करना चाहता हूं, उसने वेनम को आदेश दिया। इतने सारे दिमाग खाने के बाद वेनम की उस पर आस्था अब पूर्ण और कट्टर थी। उसने तुरंत गॉब्लिन के शरीर को छोड़ा और हमारे हीरो से चिपक गया। पलक झपकते ही वो 4 मीटर ऊंची एक आकृति में बदल गया। उसने फिर से उस सिम्बायोट से ढैंके होने का एहसास महसूस किया। उसका शरीर एक ऐसी ताकत से लबरेज था जो उसे सर्वशक्तिमान होने का एहसास करा रही थी, लेकिन इसमें कमजोरियां भी थीं। वो मूल शरीर नहीं था, इसलिए वेनम के साथ उसकी अनुकूलता आदर्श नहीं थी। वो उसकी सिर्फ 80% शक्ति इस्तेमाल कर सकता था। और सबसे बड़ी बात, विलय के दौरान वेनम लगातार उसकी जीवनी शक्ति खत्म कर रहा था। सुरक्षा के लिहाज से वो इस अवस्था में सिर्फ 2 घंटे ही रह सकता था। अगर समय पार हुआ तो उसके अंग बेकार होने लगेंगे। ये बात उसे वेनम के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मजबूर कर रही थी। उसके नियंत्रण वाली 5 अन्य वैरायटी में से एक तीसरी जनरेशन की थी जो पूरी तरह उसके शरीर के अनुकूल थी। वही उसकी अपनी शक्ति बढ़ाने की कुंजी होगी। तैयार रहो। वेनम के साथ जुड़ा हमारा हीरो बेरहमी से टेरोडैक्टाइल्स के शिकार क्षेत्र में घुस गया। ये प्राणी पूरी शांति से शिकार पकड़ रहे थे जब अचानक इस विशालकाय की मौजूदगी ने उन्हें चौंका दिया। फौरन एक टेरोडैक्टाइल ने उड़कर उस पर हमला बोल दिया। उसके इस धावे का उसने पूरी फुर्ती से जवाब दिया। उसने अपने शरीर के सिम्बायोट को नियंत्रित कर अपने दाहिने हाथ में केंद्रित कर लिया, जो कई गुना बढ़कर एक विशाल पंजे में बदल गया। उसने हवा में ही टेरोडैक्टाइल को पकड़कर उसकी हरकत बेअसर कर दी। फिर वेनम से ढैंके उसके चेहरे पर तीखे और भयानक दांतों की एक कतार दिखी। एक ही बार में उसने टेरोडैक्टाइल की हड्डियों का ढांचा चबा डाला। उसकी खोखली हड्डियां उसके जबड़े का कोई मुकाबला नहीं कर पाई। वो प्राणी उसी पर खत्म हो गया। अपने वैसल की मौत का एहसास होते ही हियान नॉन बाकी दल के साथ उस जगह पर पहुंचा और उसने जो देखा वो किसी बियाबानी मंजर से कम नहीं था। वेनम जोर जोर से उस टेरोडैक्टाइल का सिर चबा रहा था और उसके दिमागी तरल पदार्थ चूस रहा था। हियान नॉन का दिमाग गुस्से से पागल हो गया। कमीने, तुम किस तरह के राक्षस हो? हिम्मत कैसे हुई मेरे वैसल को मारने की? हियान नॉन ने पूरे जोर से दहाड़ लगाई। हमारे हीरो ने अपना भोज रोका और जानबूझकर अपने सिर से सिम्बायोट हटाया ताकि अपना चेहरा दिखा सके। चेनसेन, ये तुम कैसे हो सकते हो? वो चीज जो तुम्हारे ऊपर है आखिर है क्या? जियान पूरी तरह से चकराया हुआ था। उसे साफ याद था कि उसके मुख्य वैसल्स तो कुछ घटिया क्रिमवम्स थे। ये इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं कि पहला स्थान जीत लें? तुमने बेईमानी की है। जैसे ही मूल्यांकन खत्म होगा मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा और प्रोफेसर यू में से तुम्हें निकलवा कर ही रहूंगा। हियान बौखलाहट में चिल्लाया। उसके लिए तुम्हें मूल्यांकन खत्म होने तक इंतजार करना होगा। फिलहाल तो सिर्फ मेरा भोजन बनकर संतोष करो। विलय का समय सीमित था, सो उसने एक जबरदस्त हमला बोल दिया। वो तेजी से आसपास के पेड़ों पर चढ़ गया और जिस टेरोडैक्टाइल पर हियान नॉन सवार था उस पर पूरी ताकत से छलांग लगा दी। उसका एक पंजा जोर से हियान नॉन के सिर में धंस गया और दबाव बढ़ता गया। मूल्यांकन स्थल छात्रों को सच में नहीं मारता, लेकिन दर्द लगभग पूरा का पूरा उनके असली शरीरों में पहुंचता है। अचानक हियान नॉन का पूरा शरीर ऐंठने लगा। दर्द के बावजूद वो गालियां देना नहीं भूला जब तक कि दबाव से उसका सिर फट नहीं गया और वहां सन्नाटा छा गया। उसकी मौत के साथ ही बड़ी मात्रा में पंख बिखर गए और बाकी टेरोडैक्टाइल भी अपने मालिक के साथ गायब हो गए। हमारा हीरो भारी कदमों से जमीन पर उतरा और एक लंबी जीभ से अपने पंजे के अवशेषों को चाटने लगा।
क्या निराशा है, बहुत जल्दी मर गया। वो जमीन से पंख इकट्ठा करने लगा। तभी उसकी नजर पास में छुपे सांगवे पर पड़ी। सांगवे जानता था कि वो बच नहीं सकता, सो वो अजीब तरह से एक पेड़ के पीछे से बाहर निकला। साथी चेनिन, मैं साफ कर दूं कि मैं हियान नॉन की तरफ नहीं था। हमारे बीच सिर्फ एक पेशेवर व्यापारिक रिश्ता था। उसने बेतहाशा सफाई देने की कोशिश की। सांगवे अपनी ताकत जानता था और जानता था कि मेरा सामना करना बेकार है, इसलिए उसने झट से अपनी बात रखी। सच में हम सिर्फ सहयोग कर रहे थे। मैंने उसे दूसरा स्थान पक्का करने के लिए अपने पंखों के बदले एक लेवल 1 की पवित्र वस्तु देने का वादा किया था। अब जब वो मर चुका है तो मैं तुम्हारे साथ सहयोग करना चाहूंगा। तुम शर्तें रखो। ये कहते हुए सांगवे का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। वैनम का पंजा उसके सिर से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर रुक गया था। एक सेकेंड और वो इतिहास हो जाता। मैं शर्तें रखूंगा। हमारे हीरो की आवाज में एक डरावनी गूंज थी। सांगवे ने हड़बड़ी में आगे कहा, यह जानते हुए कि अभी तक न मारने का मतलब है कि मौका है। जब तक रकम दूसरे स्थान के नाम वाली लेवल 2 वस्तु से ज्यादा ना हो, मुझे मंजूर होगा। मुझे कुछ तो फायदा होने दो। मुझे 15 दिव्य शक्ति अंक दे दो और मैं तुम्हें दूसरे स्थान की गारंटी देता हूं। यह है मेरा प्रस्ताव। अपनी मौजूदा हालत में सांगवे के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो फिर तुम्हारे साथ काम करके खुशी होगी। एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ उसने मेरे विशाल पंजे की उंगली से हाथ मिलाने की कोशिश की। यह पूरा दृश्य प्रोफेसर लियू फेंग बिल्कुल साफ देख रहा था। पहले स्थान के अपने पसंदीदा दावेदार को पल भर में मिटते देख वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। बिना देर किए उसने प्रोफेसर के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मूल्यांकन रोक दिया। सभी छात्रों की चेतनाएं क्लासरूम में उनके भौतिक शरीरों में वापस लौट आईं। अपनी अपनी सीटों पर जागने पर ज्यादातर ने हमारे हीरो को नाराजगी भरी नजरों से देखा। कानान नॉन के होश में आते ही उसका पारा फट गया और वो हमारे हीरो पर झपट पड़ा। चेनसिन, कमीने, हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। लेकिन प्रोफेसर लियू फेंग के सख्त हाव भाव देखकर उसे हताश चेहरे के साथ अपनी सीट पर लौटने के सिवा कोई चारा नहीं था। प्रोफेसर लियू फेंग आखिरकार बर्फीली सख्ती से बोला, चेनसिन, मूल्यांकन के दौरान तुमने खुलेआम धोखाधड़ी की, नियम तोड़े और शैक्षिक प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी पैदा की। क्या तुम्हें यह मंजूर है? प्रोफेसर के डराने वाले दबाव के सामने हमारे हीरो ने पूरी शांति से जवाब दिया, मैंने तो बस मूल्यांकन के नियमों के मुताबिक ही काम किया। अगर प्रक्रिया में कोई दिक्कत हुई तो उससे मेरा क्या लेना देना? और रही धोखाधड़ी की बात, यह झूठा इल्जाम है। मैं पूछना चाहूंगा, प्रोफेसर लियू, आपने मुझे किस आंखों से धोखा करते देखा? पल भर में क्लास में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। सबको लगा मैं पागल हो गया हूं जो प्रोफेसर से इस तरह बात कर रहा हूं, खासकर वो जिन्हें मैंने खत्म किया था। उन्होंने अपनी आंखों से मेरे बुलाए वेसल्स देखे थे और वो क्रिम वर्म्स बिल्कुल नहीं थे। लियू फैंग ने एक ताने भरी हंसी छोड़ी। तुम्हें लगता है यहाँ कैमरे नहीं है? मुझसे पूछते हो किन आंखों से देखा? मैं कहता हूं मैंने अपनी इन 2 आंखों से देखा है। ये कहते हुए उसने सबके सामने वेनम की वो त्रिआयामी छवि पेश कर दी जैसी वो मूल्यांकन स्थल में दिखा था। तुम्हारे मुख्य वेसल्स म्यूटेंट क्रिम वर्म्स हैं। हिम्मत है तो कहो कि ये कोई साधारण कीड़ा है। सबूत सामने होने के बावजूद हमारे हीरो ने बिना जरा भी घबराहट के अपना रुख कायम रखा। जी बिल्कुल है, यही है मेरा म्यूटेंट केम वर्म। प्रोफेसर यूफेंग गुस्से से फटने ही वाला था। दिखता है तुम अपनी मौत देखे बिना नहीं मानोगे। अगर यही रवैया रखना है तो रखो। मैं अभी उच्च प्रबंधन से अपील करता हूं कि तुम्हें एक बदमाश समझकर निकाल दिया जाए। अपील तुरंत निदेशिका साओलिन के पास पहुंची। एक सेकंड बाद वो क्लास में आ गई। निदेशिका साओ, ये छात्र, मैं अब इसे काबू नहीं कर सकता। इसने बेशर्मी से धोखाधड़ी की और दूसरे साथियों पर हमला किया, मूल्यांकन की बुरी तरह तोड़फोड़ की। ये माफी के लायक नहीं। लियू फेंग ने तुरंत निदेशिका के सामने आरोप लगाना शुरू कर दिया। साओलिन ने अपनी निगाह हमारे हीरो पर टिका दी। छात्र चेन, क्या प्रोफेसर यूफेंग जो कह रहे हैं सच है? उसने ठंडी सांस छोड़ते हुए जवाब दिया, पूरी तरह झूठ है। वो बेतहाशा मुझे झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक षड्यंत्रकारी हैं। सिफारिशी सीटें स्कूल के संसाधन हैं और मेरी मांग है कि उन्हें ज्यादा योग्य छात्रों को दिया जाए। इसमें गलत क्या है? और हम यहाँ तुम्हारी धोखाधड़ी पर चर्चा कर रहे हैं, सीटों पर नहीं। हमें भ्रमित करने की कोशिश मत करो। प्रोफेसर यू ने दोबारा मूल्यांकन स्थल की तस्वीरें प्रोजेक्ट की। निदेशिका साओ, जैसा कि आप जानती हैं उसके वेसल्स म्यूटेंट केन वर्म्स हैं, लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये जीवन रूप किसी कीड़े जैसा बिल्कुल नहीं है। यह धोखाधड़ी का अटूट सबूत है। निदेशिका साओलिन ने रिकॉर्डिंग देखी और उनका माथा सिकुड़ गया। छात्र चैनिन, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ और कहना चाहोगे? निदेशिका ने बोलने का मौका देते हुए पूछा। मेरे पास समझाने को कुछ नहीं है। निदेशिका, अगर आपको सच जानना है तो मेरे डिवाइन डोमेन में जाइए और खुद देख लीजिए। उसने अपना संयम बनाए रखा क्योंकि वो भली भांति जानता था कि उसने कुछ भी गैरकानूनी नहीं किया है। साओलिन ने सिर हिलाया और उसकी इजाजत पाकर अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उसके डोमेन में प्रवेश किया। भीतर उन्होंने उसके मुख्य वेसल्स को देखा। उन्हें किंग वर्म्स दिखे। फिर हमारे हीरो ने उन्हें अपनी खास तकनीक दिखाने का हुक्म दिया। उसके आदेश पर कीड़े एक गॉब्लिन के शरीर पर जमा हो गए और वेनम की उस राक्षसी परछाई में बदल गए। उसकी ट्रांसेंडेंट लेवल की हाइब्रिड जीवन आभा ने निदेशिका साओलिन को हिलाकर रख दिया। यह तो सचमुच अविश्वसनीय है कि कोई जीवन इतना आश्चर्यजनक हो सकता है। उनके आश्चर्य के बाद मुझे देखने का उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया। छात्र चेन, धोखाधड़ी की आशंकाएं दूर हो गई हैं। भविष्य में भी इसी तरह मेहनत करते रहो। मुझे तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां देखने की उम्मीद है। मुझे ये शब्द कहकर वो मेरे डोमेन से बाहर चली गई। उन्हें लौटता देख प्रोफेसर यूफेंग बेसब्री से आगे बढ़े। निदेशिका,
जैसा मैं कह रहा था वो कर रहा था। निदेशिका ने एक मजबूत इशारे से उन्हें रोका। प्रोफेसर लियू, मैं जांच कर चुकी हूँ। छात्र चेन ने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। इस विषय पर अब बात न हो। प्रोफेसर अवाक रह गए, लेकिन फिर भी बोले, लेकिन यह सच है कि उसने दूसरे छात्रों पर हमला किया। ये सजा के बिना नहीं जा सकता। साओलिन ने दोबारा थ्योरी चढ़ाई और मुझसे पूछा, चेन, क्या यह सच है? हमारे हीरो ने पूरी ईमानदारी से हाँ कह दिया। लेकिन मैंने तो सिर्फ प्रोफेसर रियू के निर्देशों का पालन किया था। हालांकि मैं पहले से तैयार था। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। निदेशिका साओ ने मेरी रिकॉर्डिंग देखी और उनका चेहरा सख्त हो गया। प्रोफेसर यू, जरा मेरे साथ बाहर आइए। दोनों के क्लासरूम छोड़ते ही हॉल में हाहाकार मच गया। ये उन्होंने अभी अभी क्या देखा? चेन सिन ने प्रोफेसर का सामना किया और हर उम्मीद के विपरीत जीत गया। भाई सिन, तुम तो जीनियस हो। स्वेई तुम्हें सलाम करता है। सांगवे ने सम्मान दिखाने के लिए अपना सिर झुकाया। हमारा हीरो बस चुपचाप मुस्कुराया। ये तो बस उसके बदले की शुरुआत है। हियान ने उसे गहरी नफरत भरी नजर से घूरा। काफी देर बाद प्रोफेसर लियू फैंग सिर झुकाए क्लास में लौटे। निदेशिका से उनकी जमकर फटकार हुई थी और उनका बोनस भी काट लिया गया था। उन्होंने हमारे हीरो को नाराजगी से देखा, लेकिन उन्हें साओलिन के आदेश मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस मूल्यांकन का पहला स्थान चेन सिन का है, उन्होंने गुस्से भरी आवाज में ऐलान किया। उसी वक्त हमारा हीरो खड़ा हो गया। प्रोफेसर यू, मैं सोच रहा हूँ कि क्या आपने पहले जो कहा था वो अब भी लागू है। आपकी बात कायम है कि दिव्य शक्ति का इनाम आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा। लियू फैंग ने झुंझलाकर जवाब दिया। मेरा मतलब उससे नहीं है। मेरा मतलब है आपका वो नियम कि सबसे खराब नतीजे वाले छात्रों को निकाल दिया जाएगा। वो नियम अब भी लागू है क्या? बोलते हुए उसने क्लास पर नजर दौड़ाई। 20 से ज्यादा साथी ऐसे थे जिनके मेरे हमलों की वजह से 0 अंक थे। यानी अगर नियम लागू हुआ तो अभी आधी क्लास को निकालना पड़ेगा। न सिर्फ प्रोफेसर यू फेंग, बल्कि आधे छात्र मुझे दबी नफरत से देखने लगे। प्रोफेसर अंदर ही अंदर कड़वा पछतावा कर रहे होंगे। उन्होंने जो भी नियम मुझे बर्बाद करने के लिए बनाए थे वो सब अब उन्हीं के खिलाफ जा रहे थे। ये उन पर हमला करने का सबसे सटीक हथियार बन गया था। इस बार उन्होंने अपने छात्रों के सामने अपनी सारी इज्जत खो दी थी। प्रोफेसर लियू फैंग के कुछ प्रतिक्रिया दे पाते उससे पहले ही हमारे हीरो ने ठंडेपन से कहा, प्रोफेसर, इसे इतना गंभीरता से न ले। मैं तो बस मजाक कर रहा था। जैसे मैं सच में कहूंगा कि खराब अंक वाले सभी छात्रों को निकाल दो। लेकिन फिर उसने तुरंत धमकी भरे अंदाज में कहा, हालांकि मैं आपको सलाह दूंगा कि भविष्य में संभल कर रहें और गंदी चालें चलना बंद करें, वरना नुकसान आपको ही हो सकता है। सुरक्षा निदेशक लियू फेंग अपनी आंखें फाड़े बिना कुछ बोले खड़े रहे। एक लंबी और बोझिल सांस के बाद बमुश्किल 2 शब्द निकाल पाए, खत्म हुआ। अपने घर लौटकर हमारे हीरो ने सबसे पहले मूल्यांकन का इनाम, एक दिव्यता अंक प्राप्त किया और थोड़ी देर बाद सांगवे से 15 दिव्य शक्ति अंकों का ट्रांसफर भी मिला। चेनिन, तुम कमाल हो। अब से मैं तुम्हें भाई सिन बुलाऊंगा, सांगवे का मैसेज था। आज प्रोफेसर यूफेंग के सामने उसके विद्रोही रवैये ने सांगवे को उत्साह से भर दिया था। हमारे हीरो ने वो 15 अंक स्वीकार किए और अच्छे मूड में जवाब दिया, भविष्य में सहयोग के और भी मौके आएंगे। कुल 11,500 दिव्य शक्ति अंकों के साथ ये मूल्यांकन पूरी तरह सफल रहा। एक तीसरे वर्ष के हाई स्कूल छात्र के लिए यह असली में बहुत बड़ी दौलत थी। लेकिन वो ये भी जानता था कि इसके बाद लियू फैंग के साथ उसके रिश्ते पूरी तरह टूट चुके हैं। वो जल्द ही दोबारा उसे बर्बाद करने की कोशिश करेगा। उसके भविष्य के हमलों से बचने के लिए उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। उन 11,500 अंकों में से उसने 5,000 वैनम के भोजन के लिए गॉब्लिन खरीदने में लगा दिए। 5 कार्ड, हर एक में 1,000 साधारण गॉब्लिन उसके हाथ में आ गए। उसने कार्ड से गॉब्लिन्स को सीधे अपने दैवीय डोमेन में छोड़ दिया और उन्हें अपनी मर्जी से प्रजनन और विकास करने दिया। 5,000 गॉब्लिन देखने में ज्यादा नहीं लगते, लेकिन कुछ समय के लिए वैनम का पेट भरने को काफी है। ये करने के बाद उसने वैनम को हीरो स्तर के जीव में विकसित करने की योजना शुरू की। वैनम की पदोन्नति के 2 रास्ते हैं। पहला है म्यूटेंट वायर पैरासाइट को खुद विकसित करना और दूसरा है होस्ट को मजबूत करना। उसने दोनों मोर्चों पर एक साथ हमला करने का फैसला किया। उसने दैवीय सभ्यता के बाजार की सूची छाननी शुरू की, पैरासाइट के लिए उपयुक्त प्राणियों की तलाश में। अनगिनत प्राणियों की सूची में से उसे जल्द ही 3 पहले स्तर की पवित्र वस्तुएं मिल गई जो एकदम फिट थी। पहला, रबर फल। इसे दैवीय कोर में समाहित करने पर संभावना बनती है कि कोर के सेवक लचीला शरीर प्राप्त कर लें। ये लंबे शरीर वाले जीवों के लिए आदर्श है और इसकी कीमत है 11 अंक। दूसरा, लाल टोटेम, जो कोर में समाहित करने पर सेवकों की ताकत थोड़ी बढ़ा देता है, कीमत 800 अंक। और तीसरा, पन्ना बेल, जो सेवकों की खुद को ठीक करने की क्षमता में हल्का सुधार करती है, लागत 1,000 अंक। तीनों के अपने फायदे हैं, लेकिन रबर फल सबसे ज्यादा प्रभावी है क्योंकि ये लचीले गुणों वाला शरीर देता है। इसने उसे पैरासाइट की दूसरी जनरेशन की एक वैरायटी की याद दिला दी जिसमें ऐसी क्षमताएं थी। उसने तुरंत अपना फैसला ले लिया, वो लेवल 1 का रबर फल चुनेगा। दिव्य शक्ति खर्च करने के बाद रबर फल तेजी से उसके हाथों में आ गया। उसने इसे दैवीय कोर में एकीकृत किया और उसी पर डोमेन के केंद्र से खास ऊर्जा फूट पड़ी और सारे पैरासाइट्स को ढक लिया। उनमें से लगभग 10% प्रभावित हुए जो ज्यादा मजबूत हो गए और उनमें अद्भुत लचीलापन आ गया। उसने एक को परीक्षण के लिए उठाया, मानो कोई रबर बैंड हो। वो आसानी से अपनी मूल लंबाई से 5 गुना तक खिंच सकता था। फिलहाल ये सिर्फ एक शारीरिक सुधार है, पूर्ण उत्परिवर्तन नहीं है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब पैरासाइट्स मिलकर वेनम बनाते हैं तो इस नई लचीली प्रकृति की वजह से उसका शरीर ज्यादा प्रतिरोधी हो जाता है और उसके हमले और भी जंगली हो जाते हैं। इसके बाद उसने होस्ट को बेहतर बनाने का फैसला किया। उसने 3 मजबूती की दवाइयों पर 600 अंक खर्च किए और सीधे उसके शरीर में इंजेक्ट कर दिए। दवाइयों ने तुरंत असर दिखाया। उन्होंने उस गॉब्लिन के जीवन स्तर में एक बड़ी छलांग लगवा दी
और वो एक साधारण सेवक से ट्रांसेंडेंट स्तर का हो गया। अपने स्वयं के विकास और अपने होस्ट की पदोन्नति के बीच वेनम की संयुक्त ताकत में भारी वृद्धि हुई, जो हीरो श्रेणी के हाइब्रिड जीवन स्तर तक पहुंच गई। उसने एक नई क्षमता भी जागृत की, जिसका नाम था आर्बर पंचर, एक ऐसा मुक्का जो 5 मीटर तक फैल सकता था और एक बहुत प्रभावी मध्यम दूरी का हमला बन गया। इन सुधारों के बाद भी उसके पास 4800 दिव्य शक्ति अंक बचे थे। उसने उन्हें अपनी दूसरी जनरेशन की एक और जानी पहचानी वैरायटी चमड़े का कोड़ा तैयार करने में लगाने की योजना बनाई। इस वैरायटी के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति है लंबी टांगों वाला ऑक्टोपस। यह स्वभाव से एलीट स्तर का प्राणी है। लंबी टांगों वाले ऑक्टोपस को पालने के लिए उसे अपने डोमेन में एक जलीय क्षेत्र बनाना था और पैरासाइट के विकास को प्रेरित करने के लिए विशेष सामग्री जुटानी थी। 4800 अंक पलक झपकते खत्म हो गए। सामग्री के प्रभाव से एक काला पैरासाइट उत्परिवर्तित होकर चमकीले हरे रंग में बदल गया। यही चमड़े का कोड़ा का प्रोटोटाइप था। उसने एक ऑक्टोपस निकाला और उसे खिलाने के लिए, और सहज प्रवृत्ति से पैरासाइट ने उसे अपना होस्ट बनाना शुरू कर दिया, बढ़ने और गुणा करने के लिए उसकी ऊर्जा सोखते हुए। उसे 487 ऑक्टोपस तक इस्तेमाल करने पड़े, जब तक कि उसे वो आदर्श होस्ट नहीं मिला जो चमड़े का कोड़ा के अंतिम जागरण की अनुमति दे सके। आखिरकार उसने इसके गुण देख लिए। दूसरी जनरेशन का कोर सेवक चमड़े का कोड़ा ट्रांसेंडेंट हाइब्रिड जीवन स्तर, प्रतिभा, दृढ़ता, आस्था स्तर, अविश्वासी। अभी अभी जागे इस चमड़े के कोड़े की आक्रामकता वेनम से कहीं ज्यादा निकली। उसने हमला करने से पहले बोलने की जहमत तक नहीं उठाई। उसके 8 कोड़े जैसे टेंटिकल्स अविश्वसनीय गति से हमारे हीरो की तरफ लपके, लेकिन वो पहले से इसके लिए तैयार था। उसने झट से वो साउंड एम्पलीफायर निकाला जो उसने पहले खरीदा था और उसकी तरफ एक बहरा कर देने वाली दहाड़ छोड़ी। वो सोनिक तरंग चमड़े के कोड़े के लिए असहनीय थी, जिसने उसे लगभग ऑक्टोपस से अलग होने पर मजबूर कर दिया। बहरहाल वो वेनम से ज्यादा चालाक साबित हुआ। ये देखकर कि मेरे पास उसे बेअसर करने वाला हथियार है, उसने तुरंत भागने का फैसला किया। ठीक जब हमारा हीरो उसका पीछा करने ही वाला था, वेनम ने उत्साह से एक अनुरोध भेजा, मेरे प्रभु, ये मुझ पर छोड़ दें। उसे इतना प्रेरित देख उसने उसका प्रस्ताव मान लिया। वेनम का डील डॉल किसी दानव की तरह रोबीला था और वो चमड़े के कोड़े पर झपट पड़ा। 8 टेंटिकल्स गुस्से से मार रहे थे, लेकिन वो वेनम के रबर जैसे शरीर पर बस खरोंचे ही लगा पा रहे थे, जो हर हमले को बिना हिले झेल रहा था। एक चूक का फायदा उठाकर वेनम ने एक साथ सारे टेंटिकल्स पकड़ लिए और आखिरकार अपने विशाल मुक्के से वो चमड़े के कोड़े के नरम सिर पर वार करने लगा। हर मुक्के के साथ वो जोर से चिल्लाता, बोल पापा। वेनम और हमारे हीरो की संयुक्त यातना के आगे चमड़े के कोड़े को आत्मसमर्पण करने में मात्र 20 दिन लगे। वो मेरा सबसे समर्पित भक्त और वेनम का आज्ञाकारी बेटा बन गया। इस प्रशिक्षण से हमारा हीरो बहुत संतुष्ट हुआ। अब उसमें प्रोफेसर लियू फेंग के अगले हमले का सामना करने का और ज्यादा आत्मविश्वास था। लेकिन फिर कुछ अनपेक्षित हो गया। मूल्यांकन की घटना के बाद लियू फेंग चुप रहा। अगले पूरे महीने उसने मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया और न ही बड़े इनामों वाले कोई नए मूल्यांकन हुए। इसकी वजह से मेरे डोमेन में गॉब्लिन और ऑक्टोपस गंभीर कुपोषण के लक्षण दिखाने लगे। हमारा हीरो खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसके माता पिता बहुत मदद नहीं कर सकते थे और स्कूल कोई चुनौती पेश नहीं कर रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वेनम और चमड़े के कोड़े का विकास रुक जाएगा। ठीक जब निराशा उसे घेर रही थी, सांगवे उसके लिए ताजा खबर लाया। उसे पता नहीं कहां से, लेकिन उसने परित्यक्त सोने की खान में प्रवेश के लिए 2 टिकट हासिल कर लिए और पूछा कि क्या वो उसके साथ चलना चाहता है। ये नाम सुनते ही हमारे हीरो की आंखें चमक उठी। एक पुनर्जन्मे इंसान के रूप में उसके पास उस जगह की अंदरूनी जानकारी है। कहा जाता है कि ये चमत्कारों के प्राचीन देव राजा की निजी खान थी और मुख्य स्रोत खत्म होने के बाद इसे दैवीय सभ्यता को दान कर दिया गया। इसके मलबे में अभी भी दैवीय कोर के टुकड़े मिल सकते हैं, जो न्यूक्लियस का स्तर बढ़ाने के लिए जरूरी है। एक उच्च स्तर का न्यूक्लियस अधिक पवित्र वस्तुओं को समाहित करने और सेवकों को मजबूत करने की अनुमति देता है। इस विचार ने उसे उत्साहित कर दिया। उसके लिए बिल्कुल साफ था। इस नए जीवन में अपनी किस्मत बदलने की समझाता रहा, भाई सिन, ये खान सिर्फ प्रारंभिक देवत्व स्तर के खिलाड़ियों को अंदर आने देती है। मेरे ब्लैक आयरन गॉब्लिन खुदाई में अच्छे हैं, लेकिन उनकी लड़ने की ताकत कमजोर है। जब हम अंदर जाएंगे तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। हमारे हीरो ने बिना हिचक सिर हिलाया। ये मौका बहुत कीमती था। अगर सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक रहा तो शायद यही कदम उसे अमीर बनाने के लिए काफी हो। लेकिन ठीक जब वो दोनों खुदाई के लिए अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे, एक जानी पहचानी शख्सियत उनके सामने आ खड़ी हुई। हमारा सहपाठी जियान नॉन। साफ जाहिर था कि वो उनका पीछा कर रहा था। तुम दोनों बदमाश यहाँ क्या कर रहे हो? टिकट चुराए हैं क्या? जियान नॉन ने तिरस्कार से कहा। उसके लिए पिछले मूल्यांकन में हमारे हीरो की सफलता सिर्फ शिक्षण निदेशक की मेहरबानी थी। उसे अब भी लगता था कि मेरी निजी ताकत उसके मुकाबले की नहीं है। हमारे हीरो ने एक कदम आगे बढ़कर उसके कपड़े जोर से पकड़ लिए। मैं तुम पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम हद कर रहे हो। क्या तुम भूल गए कि पिछली बार कैसे मैंने तुम्हारा सिर कुचल दिया था? मूल्यांकन की याद उसके दिमाग में कौंधी और उसके शरीर में एक अनैच्छिक ऐंठन दौड़ गई। क्या तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी गंदी चालों के बारे में कुछ नहीं पता? लगता है कि निदेशक के समर्थन से तुम अपनी गारंटीशुदा प्रवेश सीट बचाए रख सकते हो? जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा रक्षक किसी काम का नहीं है। यान नॉन ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। उसने मुझे एक धूर्त नजर से देखा। उसी वक्त उसके पीछे एक लंबी और तगड़ी शख्सियत प्रकट हुई। सियोलॉन, क्या ये तुम्हारे जानने वाले हैं? कजिन, तुम ठीक समय पर आ गए। ये वही है जिसने गंदी चालों से मुझसे दिव्यता का एक अंग छीन लिया। यान लॉन्ग ने सो यांग से शिकायत करते हुए कहा। उसे अभी के अभी सियोलॉन को लौटा दे, वरना जब खान के अंदर जाओगे तो तुम्हारा वहां अच्छा नहीं होगा। सांगवे सो यांग के डील डॉल से भयभीत होकर कांपते हुए फुसफुसाया। भाई सिन, कहीं हम चले जाएं तो अच्छा। हमारे हीरो ने साफ इनकार कर दिया। इस खान के टिकट बहुत महंगे हैं यहाँ अंदर। अगर कोई मरता भी है तो साफ सबूत के बिना कानूनी नतीजे मुश्किल ही होते हैं। आज किसकी बेइज्जती होगी कौन जाने।
उसने ठंडेपन से जवाब दिया। सू यांग ने एक मजाकिया हंसी छोड़ी। उम्मीद है तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे मुंह से ज्यादा लंबी हो। हियान लॉन्ग ने गर्व से अपने कजिन की उपलब्धियां बखानी शुरू कर दी। मेरा कजिन युद्ध अकादमी का एक स्टार छात्र है, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटियों में से एक। वो सेमी गॉड बनने से बस एक कदम दूर है। तुम दोनों को खत्म करना उसके लिए चींटी कुचलने से ज्यादा आसान होगा। सांगवे बुरी तरह डर गया था। भाई, हम एक एलीट छात्र को नहीं हरा सकते। चलो यहाँ से चलते हैं। कौन जाने उसने वो जगह किसी घटिया तरीके से हासिल की हो या किसी और की सीट चुराई हो। हमारे हीरो ने ताना मारा। सो यांग का चेहरा बिगड़ गया। मेरे शब्द सीधे निशाने पर लगे थे। उम्मीद है जब मैं अपनी तलवार तुम्हारे शरीर में घुसाऊंगा तब भी तुम इतनी ही बातूनी रहोगे। सो यांग ने साफ गुस्से में धमकी दी। मैं भी यही कहता हूँ, जवाब देकर हमारा हीरो सांगवे को घसीटता हुआ खान के अंदर ले गया। सो यांग और जियान नॉन ने उनका करीब से पीछा किया। अंदर जाते ही उसने वेनम को बुला लिया। मेरे आदेश पर वेनम ने मुझे एक बाह में और सांगवे को दूसरी बाह में उठाया और खान की गहराइयों की तरफ गोली की तरह दौड़ पड़ा। जब तक सो यांग और हियान नॉन का टेलीपोर्टेशन पूरा हुआ हमारा कहीं अता पता नहीं था। कजिन, अब हम क्या करें? जियान ने बेसब्री से पूछा। वो मुझे बर्बाद करने का मौका खोना नहीं चाहता था। उन्हें लगता है भागकर मुझसे बच जाएंगे। कम ही लोग जानते हैं कि युद्ध अकादमी में हम क्या कर सकते हैं। सो यांग ने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया। अंधेरी सुरंग में नरक के कुत्तों का एक झुंड प्रकट हुआ। अंदर जाओ, उसने आदेश दिया। जानवरों की खूंखार भौंकने की आवाज पूरी खान में गूंज उठी। सांगवे मेरे कंधे पर बैठा डर के मारे सांस तक नहीं ले पा रहा था। भगवान करे वो हम तक न पहुंचे। हमारा हीरो अपनी पिछली जिंदगी की यादों के सहारे सच्चे देवता के खंडहरों की सही जगह खोज रहा था। दैवीय सभ्यता में रैंक किस तरह है? प्रारंभिक देवत्व, सेमी गॉड, सच्चा देवता, मुख्य देवता और देवराजा। वे लोग अभी सबसे निचले पायदान पर हैं। सच्चे देवता का अस्तित्व 7 स्तर ऊपर है। उसका मूल्य बेशुमार है। लेकिन खान की सुरंगें एक भूल भुलैया थी और वो दिशा नहीं पकड़ पा रहा था। तभी नरक का एक कुत्ता उन तक पहुंच गया और उसने बाकियों को सचेत करने के लिए एक बहरा कर देने वाली चीख निकाली। हमारे हीरो ने वेनम को उसे तुरंत खत्म करने का हुक्म दिया। वेनम ने बिना किसी मेहनत के उसे कुचल दिया। उसने झट से उस जीव का खून लिया और सांगवे और खुद को उसमें पोत लिया। वो उसकी अपनी गंध का इस्तेमाल हमारी गंध छुपाने में करेगा। इस तरह वो खोजी कुत्तों को भ्रमित कर देगा। थोड़ी देर बाद सो, लियान और जियान नॉन वहां पहुंचे, लेकिन निशान वहीं गायब हो गया। उनके कुत्तों ने हताशा में चक्कर लगाए जब तक उन्हें अपने साथी की लाश नहीं मिली। कमीने, इसने मेरे कुत्ते को मार डाला। सो यांग दहाड़ा। उसे हियान नॉन से पता था कि मेरे पास एक अजीब प्राणी है जो एक ट्रांसेंडेंट टेरोडैक्टाइल को भी मार सकता है। हियान नॉन घबराया हुआ था। कजिन, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर तुमने उसे मार दिया तो मैं अपने पिताजी से कहूंगा कि तुम्हें जितने चाहिए संसाधन दें। सो यांग ने ठंडेपन से सिर हिलाया। कहने की जरूरत नहीं, मैं ये करूंगा। फिर उसने अपना तुरुप का पत्ता बुलाया। एक 3 सिरों वाला सरबेरस, नायक स्तर। उसके सार को ढूंढो, उन्हें खोजो, उसने आदेश दिया। उस दानव ने जल्दी खून की गंध के नीचे छुपे निशान को पकड़ लिया। पीछा करो, सो यांग चिल्लाया। इस दौरान सांगवे और हमारा हीरो लगातार भाग रहे थे। उसने वेनम को आदेश दिया कि वो रास्ते में सुरंग को तोड़ता चले ताकि रास्ता बंद हो और समय मिले। सांगवे अब थोड़ा शांत लग रहा था, लेकिन उसकी नजर सुनहरी चमकती नसों वाली दीवारों पर जा रही थी। भाई सिन, हम खुदाई नहीं करेंगे। इन नसों का मतलब है वहां सोना और न्यूक्लियस के टुकड़े हैं। रुको, हमारे हीरो ने जवाब दिया। असल में वो छुपे हुए प्रवेश द्वार को खोजने के लिए अपनी यादों को खंगाल रहा था। दिमाग पर जोर डालने के बाद उसे लगा कि वो बहुत करीब है। अचानक उसने एक असामान्य रूप से चिकनी और विशाल पत्थर की दीवार देखी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसे याद थी। जोश उस पर हावी हो गया। सांगवे, अपने ब्लैक आयरन गॉब्लिन्स बुला और इस दीवार को भी खोदना शुरू कर। लेकिन भाई, यहाँ तो कुछ नहीं है, उसने बेकार की मेहनत न करते हुए संदेह जताया। बस करो जो मैं कह रहा हूँ, मुझ पर यकीन रखो, तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। बिना इंतजार किए वेनम पहले से ही पत्थर पर जबरदस्त हमले कर रहा था, चट्टानों के टुकड़े उखाड़ता हुआ। सांगवे ने आखिरकार हार मानी और अपने 1000 गॉब्लिन्स को खुदाई का आदेश दिया। खनन में माहिर होने के कारण उन्हें एक मार्ग बनाने में देर नहीं लगी। जल्दी हमारे सामने एक अंधेरी सुरंग प्रकट हो गई। सांगवे ने झिझकते हुए आगे एक गॉब्लिन भेजा, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया उससे संपर्क पूरी तरह टूट गया। हालांकि आस्था का बंधन नहीं टूटा था, लेकिन कोई सूचना नहीं मिल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अंदर का हिस्सा सारे सिग्नल ब्लॉक कर रहा हो। सांगवे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन हमारा हीरो अपना उत्साह छुपा नहीं पा रहा था। किस बात का इंतजार है? हमें खजाना मिल गया है, चलो अंदर चलते हैं। क्या सच में ये असली खंडहर है? सांगवे ने चेहरे पर धीरे धीरे उभरती मुस्कान के साथ पूछा। उसने इस खान में छुपे खजाने की अफवाहें सुनी थी और ऐसा लग रहा था कि आखिरकार वो उनमें से एक के सामने खड़े हैं। मेरे कदमों पर चलते हुए सांगवे ने सुरंग में प्रवेश किया। उन्हें एक अनजान जगह भेज दिया गया जहां जमीन के टुकड़े गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए हवा में तैर रहे थे। करीब से देखने पर उन तैरते द्वीपों पर जीवन रूप दिखाई दिए। हे भगवान, ये तो सचमुच के खंडहर है। हम अमीर हो गए भाई सिंह। मेरी नजरें उस जगह का मुआयना करती रहीं जब तक एक छोटे से द्वीप पर नहीं पड़ी जिसमें एक मंदिर की संरचना थी। वहीं होगी सच्चे देवता की विरासत। पहले हम मंदिर जाएंगे, उसने फैसला सुनाया। सांगवे, जब हमारे हीरो पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, ने बिना हिचक सिर हिलाया। जैसा तुम कहो भाई सिंह। वेनम ने एक ही सहज गति में हम दोनों को उठाया और रास्ता तय करने लगा। तैरती जमीन के टुकड़ों पर छलांग लगाते हुए वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा जहां दूरी बहुत ज्यादा थी। मैंने अपना कोड़ा बुलाया और वेनम की मदद से हम तेजी से एक ऐसे चबूतरे पर उतरे जिसमें एक दिव्य संरचना थी। इससे पहले कि हम मंदिर के करीब पहुंच पाते, एक राजसी और अधिकार से भरी आवाज गहराई से गूंजी। कौन है जो मेरे प्रभु की शाश्वत नींद में खलल डालने का साहस करता है? एक विशाल कुल्हाड़ी लिए एक मिनोटॉर मंदिर से बाहर निकला। उसकी आभा अप्रतिम थी। वो नायक श्रेणी के शिखर पर पहुंच चुका था। ऐसे दबाव के सामने सांगवे सहज रूप से मेरे पीछे हट गया। हताशा की एक सांस के साथ मैंने उसे देखा और फैसला सुनाया।
एक तरफ हट जाओ, लड़ाई तुम तक न पहुंचे। सांगवे ने तुरंत मान लिया और पलक झपकते गायब हो गया। फिर मैंने अपने अधीनस्थों वैनम और कोड़े को अपने दोनों ओर स्थिति लेने का आदेश दिया। मिनोटॉर के बयान से मुझे इन खंडहरों की स्थिति समझ आ गई। यहाँ कोई देवता अपनी शाश्वत नींद में लीन है। इसका मतलब है कि अंदर एक अक्षत दिव्य शरीर हो सकता है। मिनोटॉर ने हमें पीछे न हटते देख अपनी कुल्हाड़ी लहराई और खून की इतनी हिंसक लहर छोड़ी कि मुझे एक कदम पीछे हटना पड़ा। हालांकि वैनम पीछे नहीं हटा। वो हमले पर उतर आया और उसके पंजे दुश्मन के स्टील से टकरा गए। दोनों नायक स्तर के प्राणी थे, लेकिन पहले ही मुकाबले से वैनम नुकसान में रहा। हालांकि उनकी शारीरिक शक्ति एक समान है। मिनोटॉर युद्ध कला में माहिर है। उसकी कुल्हाड़ी भले ही भारी लगे, लेकिन सबसे कमजोर पलों में शल्य सटीकता से वार करती है। वैनम की अत्यधिक पुनरुत्थान क्षमता के बावजूद इकट्ठा नुकसान उसकी स्वस्थ होने की क्षमता से आगे बढ़ने लगा। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वो हार जाएगा। हालात देख, बेचैनी मुझ पर हावी हो गई। मैंने कोड़े को अचानक हमला करने का आदेश दिया। उसके 8 टेंटिकल्स गुस्से से फड़फड़ाए और मिनोटॉर को क्षण भर के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बहरहाल कोड़ा सिर्फ ट्रांसेंडेंट रैंक का प्राणी है। मिनोटॉर के साथ पदानुक्रम का अंतर एक अगम्य खाई है। दुश्मन को टेंटिकल्स के हमले के पैटर्न को समझने में देर नहीं लगी और उसने घेराबंदी तोड़ दी। बिना और विकल्पों के मैंने वैनम को मुझसे जुड़ने का आदेश दिया। हालांकि मैं उसकी पूरी क्षमता नहीं छोड़ सकता। युद्ध में मेरा अनुभव कमियों की भरपाई करेगा और कोड़े के साथ हमारे समन्वय में सुधार करेगा। पलड़ा बराबर होने लगा। इसी बीच सांगवे ने लड़ाई का गतिरोध देखते हुए हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उसने रिफाइंड स्टील की स्वचालित क्रॉसबो से लैस 10 डार्क आयरन नोम्स बुलाए जो हमला करने के लिए तैयार थे। खंडहर के खजाने को सुरक्षित करने के लिए सांगवे ने अपने नोम्स को मिनोटॉर पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। तीरों की बौछार ने दानव की कठोर त्वचा को छेद डाला। तेज दर्द ने मिनोटॉर का ध्यान भटकाया, जिससे युद्ध में उसके प्रदर्शन पर असर पड़ा। मौके का फायदा उठाकर मैंने कोड़े को विशाल कुल्हाड़ी में उलझाने का आदेश दिया, जिससे मुझे एक जोरदार हमला शुरू करने का मौका मिला। आखिरकार मिनोटॉर हारकर गिर गया, अपने ही खून के तालाब में ढह गया। उसे दोबारा उठने का मौका दिए बिना मैंने उसकी अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चलो अब मंदिर के अंदर चलते हैं, सांगवे ने दबी हुई उत्तेजना से कहा। यह तथ्य कि एक नायक स्तर का संरक्षक इतने लंबे समय से इस जगह की रखवाली कर रहा था केवल इस बात की पुष्टि करता है कि अंदर पड़े देवता की शक्ति कितनी अपार है। उसके पीछे छोड़े गए संसाधन खगोलीय होंगे। मैंने सिर हिलाया और हाथ में कुल्हाड़ी लिए रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा। सांगवे अपने नोम से घिरा बीच में मेरे पीछे पीछे आया, जबकि कोड़े ने हमारे पीछे की रक्षा की। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमारी नजर ठोस सोने के एक ताबूत पर पड़ी। इसका पदार्थ परित्यक्त खानों जैसा ही है, लेकिन इसकी शुद्धता और ऊर्जा असीमित रूप से श्रेष्ठ है। सांगवे पत्थर की मूर्त बन गया, अपनी हलचल छुपाने में असमर्थ। भाई, हम अमीर हो गए, हम बच गए। मैंने करीब जाकर जांच की और पाया कि ताबूत के अंदर एक मिनोटॉर का सुनहरा कंकाल आराम कर रहा है। सुनहरी चमक बताती है कि हड्डियों में अभी भी दिव्यता बाकी है। हालांकि हजारों साल के कटाव से मांस गायब हो चुका है। हालांकि कुछ मुझे हैरान करता है, कंकाल के कूले वाले हिस्से में एक बेल्ट अभी भी बरकरार है। समय के प्रवाह ने दिव्य मांस को नष्ट कर दिया, लेकिन यह बेल्ट बिल्कुल सही सलामत है, जो संकेत देता है कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। अचानक सांगवे ने बेचैनी से चिल्लाकर कहा, भाई सिन, बुरी खबर। बाहर मेरे अधीनस्थों ने सूचित किया है कि 2 इंसान और उनके साथ सैकड़ों नरक के शिकारी कुत्ते और दर्जनों बिना दांत वाले टेरोडक्टाइल पहुंचे हैं। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मैं पहले ही भाम गया कि ये कौन है। मैंने तुरंत बेल्ट उठा ली और उसकी जानकारी सीधे मेरे दिमाग में आ गई। रूपांतरण की पेटी, ताकत का राजा। रूपांतरण सभ्यता के सिस्टम की शक्ति समाहित करती है और रूप बदलने के लिए विशेष सिक्कों से ऊर्जा खींचने की अनुमति देती है। यहाँ 9 और दूसरे घुसने ही वाले हैं। ये बेल्ट हमारा एकमात्र तुरुप का इक्का हो सकती है। मैंने बेल्ट अपनी कमर पर कस ली, लेकिन उसी पल एक अजीब चेतना ने मेरे दिमाग पर आक्रमण किया। ये ताबूत के कंकाल की आत्मा है। मिनोटॉर ने मुझे चेतावनी दी, केवल अगर मैं उसकी शर्त मानूं तो मैं ताकत के राजा की शक्ति का उपयोग कर सकता हूं। उसकी मांग है कि 3 साल की अवधि के भीतर मैं रूपांतरण सभ्यता का प्रतिनिधित्व करूं और 100 राजाओं की प्रतियोगिता जीतूं। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने सुना था कि वो सभ्यता दैवीय सभ्यता से बस एक पायदान नीचे बहुत ताकतवर थी। जहां तक प्रतियोगिता की बात है, मेरे पास संदेह का समय नहीं है। मैंने मानसिक रूप से अनुबंध स्वीकार कर लिया। एक रहस्यमय बंधन बना। एक हिस्सा मेरी आत्मा में और दूसरा बेल्ट में समा गया। मैंने अपनी नई स्थिति जांचने के लिए तेजी से अपना सूचना पैनल खोला। नाम चैनिन, श्रेणी दिव्य प्राणी, पैमाना दिव्य प्राणी, सेमी गॉड, सच्चा देवता, मुख्य देवता, राजा देवता, दिव्य क्षमता, पदार्थ नियंत्रण, दिव्यता 1 अंक, क्रोड़ स्तर 1, पवित्र वस्तु रबर फल, मुख्य अधीनस्थ वेनम। नीचे बेल्ट का पैनल दिखाई दिया। नाम ताकत का राजा, स्तर रैंक 1, रूपांतरण शुरू करने के लिए एक विशेष सिक्के को एकीकृत करने की अनुमति देता है। परिणामी शक्ति इस्तेमाल किए गए सिक्के पर निर्भर करेगी। क्षमताएं, सिक्का ढलाई और राजा का योद्धा। मैंने क्षमताओं का विवरण जांचा। सिक्का ढलाई विशेष सिक्के बनाने के लिए ताकतवर वस्तुओं को परिष्कृत करने देती है। राजा का योद्धा एकल उपयोगी बेल्ट बनाने और उन्हें वफादार अधीनस्थों को देने के लिए इन सिक्कों का उपयोग करने देता है। भाई सिन, क्या तुम तैयार हो? वो आ रहे हैं। सांगवे ने मुझे जल्दी कराई। उसके बाहर के नोम्स मारे जा चुके हैं। यान, नॉन और सो यांग मंदिर के दरवाजे तोड़ रहे हैं। मेरा माथा तनाव से सिकुड़ गया। मैंने बेल्ट के साथ विलय कर लिया है, लेकिन अब मैं रूपांतरण के लिए एक विशेष सिक्का कहां से लाऊं? सबसे ज्यादा अनिश्चितता के इसी पल में दरवाजे फट पड़े। कानान, लॉन और सोलियान अपनी सेवकों की सेना के साथ अंदर घुस आए।
उनकी आंखें तुरंत सोने के ताबूत पर टिक गईं। कजिन, हम अमीर हो गए, जियान नॉन ने उत्साह से चिल्लाकर कहा। सिर्फ ताबूत की कीमत ही यात्रा को सही ठहराने के लिए काफी है, अंदर के खजानों की तो बात ही छोड़ो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने भाग्यशाली होगे कि इतने शानदार खंडहर खोज लोगे, सो यांग ने बर्फीली मुस्कान से कहा। लेकिन तुम्हारी किस्मत यहीं खत्म होती है। अभी चले जाओ और मैं तुम्हें जल्दी मौत दूंगा, वरना तुम्हारी हड्डियां तक नहीं बचेंगी। मैंने उनकी सेनाओं पर नजर डाली, ट्रांसेंडेंट रैंक के टेरोडैक्टाइल और सैकड़ों नरक के शिकारी कुत्ते। वो तो एक नायक स्तर का सरबेरस भी लाए हैं। मेरी तरफ सिर्फ वेनम, कोड़ा और कुछ एलिट स्तर के नोम्स हैं। असमानता पूरी है। मेरी एकमात्र आशा रूपांतरण है, लेकिन मुझे एक सिक्का चाहिए, और वो भी अभी। पूरी तरह से घिर चुका हूं। मेरी नजर ताबूत के अंदर के सुनहरे कंकाल पर पड़ी। ये एक सच्चे देवता के अवशेष हैं, सिक्का ढलाई की क्षमता के लिए एकदम सही सामग्री। मैंने दिव्य हड्डियों पर अपना हाथ रखा और क्षमता सक्रिय कर दी। मेरी हथेली से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली। कमीने, तुम क्या कर रहे हो? यान नॉन गरजा और उसने टेरोडैक्टाइल्स को तुरंत हमला करने का आदेश दिया। सो यांग ने भी मुझे सिक्का निर्माण की प्रक्रिया के दौरान रोकने के लिए अपने शिकारी कुत्तों को भेज दिया। मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता। क्या समझते हो मेरे भाई को आसान शिकार? शैतान बनोगे तुम, सांगवे ने गुस्से से कहा। उसने अपना आखिरी पत्ता चल दिया। डार्क आयरन नोम्स जो विस्फोटकों से लदे हैं, शिकारी कुत्तों की भीड़ पर आत्मघाती हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं। धमाकों की एक श्रृंखला गूंज उठी। हालांकि सांगवे के नोम्स की तकनीक अभी भी प्राथमिक है और बम दुश्मन की बढ़त रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। सो यांग अपने शिकारी कुत्तों के नुकसान से क्रोधित होकर चिल्लाता है, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। तुम और तुम्हारे नोम्स मेरे कुत्तों के भोजन का काम करेंगे। युद्ध अकादमी के एक उत्कृष्ट छात्र के रूप में उसकी शक्ति किसी भी हाई स्कूल के छात्र से कहीं बेहतर है। शिकारी कुत्तों का झुंड सांगवे पर टूट पड़ता है। कोड़ा तुरंत प्रतिक्रिया करता है और अपने टेंटेकल्स का उपयोग करके उसे सुरक्षित बचा लेता है। मेरी तरफ वेनम अपने नायक रूप में आगे खड़ा होकर हमले को झेलता है। शिकारी कुत्तों के पंजे उसके शरीर को फाड़ रहे हैं और उसके जैव द्रव्य के टुकड़े उखाड़ रहे हैं, लेकिन वेनम लोहे जैसी इच्छा शक्ति से डटा रहता है। वो कीमती सेकंड बचाता है जिनकी मुझे जरूरत है। अभी मर जा, सो यांग चिल्लाता है। उसके आदेश पर सरबेरस के 3 सिर अपने जबड़े खोलते हैं और नरक की आग का एक बवंडर छोड़ते हैं। हाँ, लपटे वेनम की आकृति को पूरी तरह ढक लेती हैं। राख बन जा, सो यांग विवशता से हंसता है। वो जानता है कि एक बार वेनम खत्म हुआ तो मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा और खजाना उसका होगा। लेकिन सो यांग की किस्मत आखिरी सेकंड में जवाब दे देती है। इससे ठीक पहले कि आग मुझ तक पहुंचे, सिक्का ढलाई पूरी हो जाती है। एक सिक्का जो एक शानदार सुनहरी चमक छोड़ रहा है मेरे हाथ में प्रकट होता है। मैं बिना हिचक मैं उसे बेल्ट की दरार में डालता हूँ। रूपांतरण, दिव्य शक्ति बहती है और मेरे शरीर पर एक अति सुंदर सुनहरा कवच साकार हो जाता है। इसे पहनते ही मैं अपनी नसों में अनंत ताकत दौड़ती महसूस करता हूँ। मैं आगे की ओर झपटता हूँ, वेनम को घेरने वाली लपटों को चीरता हुआ। नरक की आग मुझे जलाने की बजाय सिर्फ एक उत्तेजक गर्मी का एहसास कराती है। दिव्य ऊर्जा की एक तीव्र गति से मैं दहन को खत्म करता हूँ और सदमे की लहर सरबेरस को 10 मीटर दूर फेंक देती है। मैं सो यांग को प्रतिक्रिया का समय नहीं देता। मैं उसकी ओर छलांग लगाता हूँ। मेरे पैरों के नीचे की जमीन मेरी ताकत के शुद्ध दबाव से टूट जाती है। मेरे जरा से संपर्क में आने पर शिकारी कुत्ते और टेरोडैक्टाइल चकनाचूर हो जाते हैं। सो यांग भयभीत होकर सरबेरस को उसे ढकने का आदेश देता है, लेकिन जब वो जियान नॉन को ढूंढने के लिए अपना सिर घुमाता है तो उसे बस उसकी आकृति एक टेरोडैक्टाइल पर सवार होकर बेतहाशा भागती दिखाई देती है। सो यांग के दांत खून से भर जाते हैं। कमीने, मैं मानता हूँ तुम भाग्यशाली हो, लेकिन मेरे अनुभव के सामने तुम अभी भी नौसिखिया हो। वो अपनी जेब से एक आबनूस जैसी काली हड्डी निकालता है, उसका आखिरी पत्ता। वो इसे सरबेरस की तरफ फेंकता है और एक गहरा काला मंत्र पड़ता है। लाशों के समुद्र के स्वामी, मैं इस दानव के जीवन को तुम्हारी शक्ति के एक पल के लिए अर्पित करता हूँ। काली हड्डी सरबेरस पर फट जाती है और छर्रों की तरह उसके मांस में धंस जाती है। प्राणी मुरझाने लगता है जबकि उसके शरीर से नई और तीखी हड्डी की कीलें उगाती है। सरबेरस एक पीड़ा भरी चीख निकालता है और फिर एक प्रभु स्तर की विरूपता में बदल जाता है। सो यांग के रूपांतरण पर गौर करते हुए मैं ताबूत की ओर पीछे हटता हूँ। तुम अनुभव की बात करते हो, मैं तुम्हें अपने अधीनस्थों की असली शक्ति दिखाऊंगा। मैं वेनम और कोड़े को एक साथ मुझसे जुड़ने का आदेश देता हूँ। हालांकि सो यांग के दानव की आभा भयानक है। मेरे प्रति मेरे अनुयायियों की परम आस्था उन्हें पीछे हटने से रोकती है। ये वो परम रूप है जिसे मैंने अपनी पिछली जिंदगी में सिद्ध किया था। ताकत के राजा का हाइब्रिड विलय। मेरी आभा नाटकीय रूप से बदल जाती है, लगभग प्रभु स्तर को छूने लगती है। प्रभु स्तर? असंभव, तुम तो सिर्फ तीसरे साल के छात्र हो, सो यांग अविश्वास से चिल्लाता है। तुमने तो अभी अभी अपने अधीनस्थों को जगाया है, इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? एक सेकंड बाद मेरा मुक्का एक विध्वंसक वायु दबाव से लदा हुआ उस पर प्रहार करता है। गति ऐसी है कि वो पलक तक नहीं झपका सकता। सोल यान और उसकी विरूपता पल भर में राख में मिल जाते हैं। ये मुक्का 10 साल की ताकत लिए हुए है। तुम्हारा अनुभव एक मजाक है, मैं फुसफुसाता हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि कोई मुझे सुन सकता है। वो इस परम हमले को छोड़ने के बाद सिक्के की ऊर्जा खत्म हो जाती है। वेनम और कोड़ा मेरे शरीर से बाहर निकलकर जमीन पर गिर जाते हैं, पूरी तरह थके हुए, लगभग बेजान। मैं पूरी तरह खाली महसूस करता हूँ। एक चरम कमजोरी मुझ पर छा जाती है। मैंने अपनी सीमाएं पार कर दी हैं और खड़े रहने लायक भी नहीं बचा हूं। भाई, क्या तुम ठीक हो? सांगवे ने कामपति आवाज और सम्मान व अजीबियत भरी नजरों से पूछा और करीब आकर सावधानी से मुझे उठने में मदद की। वो अविश्वसनीय था। एक ही मुक्के से तुमने उस दानव और जियान नॉन के कजिन को मिटा दिया, लेकिन क्या तुम्हें लगता है उनका परिवार अकादमी में हमारी शिकायत करेगा? मैंने शांति बनाए रखी। एक परित्यक्त खान में बिना सीधे सबूत के कोई भी दावा बेकार है। हम कहेंगे कि ये खंडहरों में एक दुर्घटना थी। कोई हम पर कुछ साबित नहीं कर पाएगा। अपनी झूठी कहानी पक्की करने के लिए मैंने घटनाओं का एक संस्करण तैयार किया और सांगवे को रटा दिया। पहले तो वो हिचकिचाया, लेकिन जब मैंने सोने के ताबूत की कीमत बांटने का वादा किया तो संसाधनों की बदौलत उसकी परिपक्वता और स्थिरता एक झटके में लौट आई। ताबूत खुले बाजार के लिए बहुत भड़कीला है, तो हमने इसे भीतर ही प्रसंस्कृत करने का फैसला किया। सांगवे बहुत संतुष्ट था।
वो जानता है कि लड़ाई में उसका योगदान आधा पाने का औचित्य नहीं रखता, लेकिन मैंने फिर भी दिया। रही बची दिव्य हड्डियों की बात, मैंने उसकी चुप्पी सुनिश्चित करने के लिए बांटने की कोशिश की, लेकिन उसने ईमानदारी से मना कर दिया। भाई सिंह, मेरी औकात कितनी है? आधा सोना लेना ही बहुत ज्यादा है। ये हड्डियां तुम्हारी ही होनी चाहिए। मैंने सांगवे को सराहना से देखा। मुझे ऐसे लोगों से निपटना पसंद है जो अपनी सीमाएं जानते हैं। तो फिर हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, मैंने जवाब दिया। मैंने युद्ध क्षेत्र का जायजा लिया। मलबा, सो यांग के अवशेष, अधीनस्थों की लाशें, हम कोई निशान नहीं छोड़ सकते। मैंने कोशिश करके इलाका साफ करने के लिए नोम्स का एक झुंड बुलाया। जैविक अवशेष वेनम के भोजन के काम आएंगे ताकि कोई सबूत न बचे, जबकि मैं सो यांग के दानव के हड्डियों के टुकड़े इकट्ठा करता हूँ। गहरी ऊर्जा से ओतप्रोत ये हड्डियां बेहतरीन सामग्री हैं। मैं इन्हें नए सिक्के ढालने के लिए इस्तेमाल करने की सोचता हूँ। जब मैं दिव्य हड्डियों और दानव के अवशेषों का प्रसंस्करण खत्म करता हूँ, सांगवे और उसके नोम्स मंदिर को तोड़ने का काम पूरा करते हैं। उन्होंने फर्श की टाइलें तक उखाड़ ली, धूल भी नहीं छोड़ी। ये मंदिर एक विशेष कार्यात्मक संरचना है जिसे अपने दिव्य क्षेत्र में स्थानांतरित करने पर उसके अधीनस्थों की आस्था बढ़ जाएगी। भाई सिंह, यहाँ 3 भवन है, मुख्य कक्ष और 2 बगल के। मुख्य वाला तुम्हारा, मैं छोटे वाले रख लूंगा, सांगवे ने उत्साह से प्रस्ताव रखा। लूट की खुशी ने उसे पिछला डर भुला दिया था। मैं सिर हिलाता हूँ और अपनी जेब से 2 सुनहरे सिक्के निकालता हूँ। मैं राजा का योद्धा क्षमता सक्रिय करता हूँ और उन्हें 2 एकल उपयोगी सुनहरे बेल्ट में बदल देता हूँ। ये बेल्ट उपयोगकर्ता को अस्थायी रूप से नायक स्तर तक पहुंचने के लिए सिक्के की शक्ति खींचने की अनुमति देते हैं। ये मेरे लिए है, सांगवे ने चमकती आंखों से पूछा। उसने मेरा रूपांतरण देखा और जानता है कि यह वस्तु नाजुक समय में उसकी जान बचा सकती है। बिल्कुल तुम्हारे लिए है, मैं पुष्टि करता हूँ। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी के पल में सांगवे ने मुझे धोखा नहीं दिया और ईमानदारी से लूट बांटी। ये व्यवहार मुझे दिखाता है कि वो लंबी अवधि में निवेश करने लायक इंसान है। सिंगे, मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। आज से मैं तुम्हारा नंबर 1 अनुयायी हूँ। सांगवे पूरी तरह भावुक होकर दोनों बेल्ट संभाल लेता है। ये चीजें न सिर्फ जबरदस्त है बल्कि ताकतवर भी। दिखावे के लिए अनिवार्य औजार है। मेरे हाथों में अभी भी 7 विशेष सिक्के बचे हैं। 5 दिव्य शक्ति के सिक्के हैं। इन्हें सिक्का राजा की बेल्ट के साथ इस्तेमाल करने पर मैं दिव्य अवस्था में प्रवेश कर सकता हूँ, जो एक मास्टर जीवन सत्ता के बराबर ताकत देती है और किसी भी नुकसान को झेलने के लिए दिव्य शक्ति बुलाने की क्षमता प्रदान करती है। बाकी 2 रक्त सागर के सिक्के हैं। इन्हें बेल्ट के साथ मिलाने पर मैं खूनी समुद्री अवस्था में पहुंच जाता हूँ। एक मरे हुए प्रभु की शक्ति प्राप्त करके मुझे पाताल की साइंस और प्राचीन हड्डियों की शक्ति में हेरफेर करने की अनुमति मिलती है। दोनों तरह के सिक्कों के अलग अलग प्रभाव हैं जो मुझे विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने देते हैं और सिक्का राजा की बेल्ट में मेरी रुचि बढ़ाते हैं। अभी बेल्ट स्तर 1 का है और रूपांतरण के लिए केवल एक विशेष सिक्का एकीकृत करने की अनुमति देता है। अगर मैं स्तर 2 तक पहुंचा तो मुझे एक साथ 2 विशेष सिक्के एकीकृत करने में सक्षम होना चाहिए। जमीन के इस छोटे से हिस्से को पूरी तरह लूटने के बाद सांगवे और मैंने बाकी की खोज जारी न रखने का फैसला किया और भगवान के डोमेन में लौटने का चुनाव किया। हालांकि जाने से पहले मैंने इस सच्चे देवता के खंडहर के निर्देशांक एक सशुल्क पहुंच के जरिए फैलाने का फैसला किया ताकि परित्यक्त सोने की खान के क्षेत्र का कोई भी खिलाड़ी उन्हें प्राप्त कर सके। ये करने के बाद सांगवे और मैं टेलीपोर्ट हो गए। हमारे जाने के 10 मिनट बाद यान नॉन अपने परिवार के जरिए लाए गए सुदृढ़ीकरण के साथ खंडहरों में घुस गया। कजिन, मैं तुम्हारी मदद के लिए लोग ले आया हूँ। कजिन, तुम कहाँ हो? यान ने सोल यान को संदेश भेजे और उसका स्थान पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बिना किसी विकल्प के यान ने अपने सुदृढ़ीकरण को आदेश दिया, खोजो, हर हाल में मेरे कजिन को ढूंढो। जैसे ही मैं भगवान के डोमेन की सभ्यता में वापस आया, मुझे भारी मात्रा में सूचनाएं मिली। 100 से अधिक खिलाड़ियों ने सच्चे देवता के खंडहर के निर्देशांक के लिए भुगतान किया और संख्या बढ़ती जा रही थी। हालांकि ये आय खंडहरों के मुख्य क्षेत्र के मूल्य की तुलना में न्यूनतम है। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मेरी वर्तमान कमजोरी की हालत में वहां रुकना निश्चित मृत्यु होती। इसके अलावा खंडहरों में जितने ज्यादा लोग घुसेंगे, सांगवे और मुझ पर उतना ही कम संदेह होगा। सोमवार को स्कूल पहुंचते ही ट्यूटर यूफेंग ने मुझे दफ्तर बुलाया। अंदर जाकर मैंने सांगवे और जियान नॉन को एक दूसरे को नफरत से घूरते देखा। अंदर जियान नॉन के पीछे एक जोड़ा था। वो बहुत जवान लग रहे थे, हालांकि मैं नहीं बता सकता कितने। मेरे अंदर आते ही उनकी नजरें मुझ पर ऐसे गड़ गईं मानो कोई जानी दुश्मन देख रहे हो। उनके अलावा एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी झूठी मुस्कान थी मेज के पीछे बैठा था। क्या सब आ गए? उस आदमी ने ट्यूटर यूफेंग से पूछा। वो जुआन कियान है, वर्तमान कार्यवाहक शिक्षा निदेशक। उन्हें मत भूलिए। मैंने सांगवे और चैन इन दोनों को बुलाया। यूफेंग ने आदरपूर्वक जवाब दिया। उस आदमी ने अपना परिचय दिया। शायद तुम मुझे न जानते हो, मैं वांगान हूँ, कार्यवाहक शिक्षा निदेशक। पिछली निदेशिका साओ लिंक ने अप्रत्याशित पारिवारिक कारणों से छुट्टी मांगी और मैं इस सेमेस्टर प्रभारी रहूंगा। वांग के शब्दों ने मुझे चौकन्ना कर दिया। मुझे याद है कि प्रत्यक्ष सोने की खान में जियान नॉन ने जिक्र किया था कि शिक्षण निदेशक उसका समर्थक है। अब लगता है साओ लिंक की छुट्टी कोई दुर्घटना नहीं बल्कि जियान नॉन के गुट की एक चाल थी। मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि मुझे लगता है तुम जानते हो कि तुम यहाँ क्यों हो। कबूल कर लो। याद रखो, सहयोग करने वालों पर दया और विरोध करने वालों पर सख्ती का सिद्धांत है। अगर तुम अपने दोष मान लो तो मैं नरमी बरत सकता हूँ, हांग ने आधिकारिक लहजे में कहा। अचानक मैंने उन्हें बीच में रोका। आदरणीय निदेशक वांग, हम निर्दोष हैं, ये अन्याय है। सांगवे ने तुरंत मेरा साथ दिया। हाँ, ये पूर्ण अन्याय ट्यूटर। ल्यू फेंग हमें डांटना चाहते थे, लेकिन वान ने उन्हें इशारे से रोका। तो बताओ, तुम क्यों कहते हो कि ये अन्याय है? हांग ने बर्फीली मुस्कान से पूछा। मैंने अपना सबसे अच्छा पीड़ित वाला चेहरा बनाया और कहा, सांगवे और मैं वीकेंड पर सोने की खान में काम करने गए थे, लेकिन हमारी मुठभेड़ हियान नॉन और उसके कजिन से हो गई। हियान ने डींग मारी कि उसका कजिन युद्ध अकादमी का एक उत्कृष्ट छात्र है और कहा कि वो हमें मार डालेगा। झूठ, मैंने ऐसा नहीं किया। हियान नॉन ने तुरंत प्रतिवाद किया, लेकिन उसकी भटकती नजर ने उसे इन बूढ़े चालाकों के सामने धोखा दे दिया। छात्र हियान नॉन, फिलहाल चुप रहो। चेन जारी रखो, हांग ने निर्देश दिया। मैंने आगे कहा,
हम हियान नॉन के कजिन का मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो हम भाग खड़े हुए और संयोगवश एक खंडहर में जा पहुंचे। लेकिन हियान नॉन और उसका कजिन तेजी से हम तक पहुंच गए। उसके कजिन ने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया और हमें बुरी तरह पीटा। हम बमुश्किल अपनी जान बचाकर भाग पाए। सांगवे ने झट से जोड़ा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शैतानी झूठ, तुमने ही हम पर अचानक हमला किया और खंडहरों का खजाना ले गए, जियान ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। उसके पीछे वाले जोड़े ने मुझ पर तीखी और दुश्मनी भरी नजर डाली। ये बदनामी है, पूरी तरह बदनामी। मैंने रोज से चिल्लाकर कहा। क्या स्कूल मुझे नहीं जानता? मैं तीसरे साल का छात्र हूँ जिसने अभी अभी अपना क्रोध जगाया है और मेरे सेवक सबसे कमजोर साधारण वायर वर्ग है। कानान और उसके कजिन को जरा भी शर्म नहीं है। एक के पास पंख वाले ड्रैगन है और दूसरे के पास नरक के कुत्ते। दोनों ट्रांसेंडेंट श्रेणी के सेवक हैं। उन्होंने हमें मारने के लिए पीछा किया। मेरे और स्वयं के सेवकों को विनाशकारी नुकसान उठाना पड़ा। हमें तो पता भी नहीं कि हम अगली परीक्षा में भाग ले पाएंगे या नहीं। बेशर्म तो तुम हो। यहाँ नॉन गरजा, लेकिन उसके पीछे के आदमी ने उसे बैठने पर मजबूर किया। अरे लड़के, तुम्हारे पास अपनी बात का कोई सबूत है? उस आदमी ने ठंडी आवाज में पूछा। सबूत? सबूत तो मैं मांगू। ड्रैगन और नरक के कुत्ते मेरे वायर वर्म से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। यहाँ नॉन मुझ पर उन्हें पीटने का आरोप लगाता है। सबूत देना उसका काम है। मैंने पूर्ण रोष के साथ काम किया। निदेशक वान और ट्यूटर ल्यू फैंग ने एक दूसरे को देखा। मेरी बातों में दम था। वायर वर्म बहुत कमजोर होते हैं, चाहे कितना भी उत्परिवर्तित हो जाए। कोई भी सामान्य बुद्धि वाला जानता है कि वो ट्रांसेंडेंट प्रजातियों का मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, चलो खंडहरों के खजाने के बारे में बात करते हैं। वांग ने जानबूझकर विषय बदलते हुए कहा। ये सुन, मैंने और ज्यादा गुस्सा होने का नाटक किया। ये जिक्र करके मेरा खून खौल उठता है। स्वयं मैंने वो खंडहर पहले खोजे, लेकिन जियान और उसका कजिन हमें लूटने आ पहुंचे। जब हम उनका सामना नहीं कर सके तो हमें खजाना छोड़कर भागना पड़ा। सांगवे ने जोड़ा, सही समय पर बचने के लिए मुझे अपने सैकड़ों ब्लैक आयरन गॉब्लिन बलिदान करने पड़े। निदेशक खान को हमें न्याय दिलाना चाहिए। जियान नॉन ने स्कूल के बारे में धमकाया और ये ऐसे नहीं चल सकता। मेरा पूरा शरीर और सिर दर्द कर रहा है। मैं मांग करता हूँ कि जियान नॉन मेरे चिकित्सा खर्चे भरे। मैं भी शिकायतों में शामिल हो गया। हमारे समन्वित प्रदर्शन ने हियान नॉन के आरोप को पूरी तरह भटका दिया। निदेशक वांग का सिर फटने लगा। उसने जियान परिवार का पैसा लिया था और उन्हें लाभ पहुंचाना चाहता था, लेकिन हमारा संस्करण बहुत सुसंगत था। पूछताछ में हमने केवल हियान नॉन के दोषों की पुष्टि कर दी, जिसने हांग को मुश्किल में डाल दिया। हियान नॉन टूटने की कगार पर था। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं दूंगा और मेरे ड्रैगन्स का भी नुकसान होगा, और तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। तुम एक कमीने हो। मैं और शोर मचाकर अपनी संदेश साफ करता रहा। हियान, अच्छे लोगों को कमीने। तुम अपने साथियों को धमकाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? सांगवे चिल्लाया। अफरा तफरी फिर से बढ़ती देख जियान नॉन के पीछे का आदमी बोला, सब चुप रहो। मैं सिर्फ एक बात के लिए आया हूँ। सो यांग कहाँ है? सांगवे और मैंने एक दूसरे को देखा और खामोश रहे। तुम बोल नहीं रहे। ट्यूटर यूफैंग ने दबाव डाला। लेकिन अभी तो आपने हमें चुप रहने को कहा। मैंने बुदबुदाया और फिर सांगवे की तरफ मुड़ा। सो यांग वो कौन है? तुम्हें कुछ याद आता है? सांगवे ने सिर हिलाकर मना किया। कोई जानकारी नहीं, वो तुम्हारा कजिन है। तुम बॉटल मैसेज से बात करते हो। हमारी इस उपहास पर सू यांग का पिता अपना गुस्सा नहीं रोक सका। लगभग दहाड़ते हुए चिल्लाया, मुझे अभी बताओ, सू यांग कहाँ है? हमें नहीं पता, हमने एक स्वर में जवाब दिया। उसके ठिकाने के बारे में पूरी अनभिज्ञता का नाटक करते हुए सोफू ने गुस्से से मेज पर मुक्का मारा। मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर छुपा रहे हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को अपनी जिंदगी से कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। उसी पल निदेशक वांग ने अच्छे शिक्षक बनने का नाटक करते हुए हस्तक्षेप किया। श्रीमान सो, मैं आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन आप मेरे छात्रों को धमका नहीं सकते। चेन सिन, सांगवे, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम जानते हो सो यांग कहाँ है? अगर बता दोगे तो मैं आश्वासन देता हूँ कि स्कूल तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। सांगवे ने संदेह से मेरी तरफ देखा। हालांकि वो अच्छा कर रहा था, अंदर से डरा हुआ था कि कहीं झूठ पकड़ा न जाए। मैंने उसे पुख्ता नजरें लौटाई और जवाब दिया, निदेशक, सचमुच हमें नहीं पता वो कहाँ है, और वैसे भी पीड़ित हम हैं। हमें लूटा गया, पीटा गया और हमने स्कूल से शिकायत तक नहीं की, और अब लगता है कि दोषी हम हैं। सांगवे ने मौका देखकर नाटकीय ढंग से रोना शुरू कर दिया। मैंने इतने सारे गॉब्लिन खो दिए और कोई मेरा बचाव नहीं करता, क्योंकि जियान नॉन पूछताछ के लिए लोग ले आता है। ये स्कूल बकवास है, मैं छोड़ रहा हूँ। जियान नॉन के पीछे की औरत, जो अब तक चुप थी, आखिरकार बोली, श्रीमान सो, प्रोफेसर लियान ठीक कहती हैं, ये दोनों अहम सुराग हैं। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। लियान ने सोफू की तरफ देखा और जोड़ा, सो लियांग मेरा छात्र है, मैं उसकी क्षमताएं जानती हूँ। इन दोनों ने अभी अभी अपने क्रोध जगाए हैं। एक के पास वायर वर्म है और दूसरे के पास ब्लैक आयरन गॉब्लिन। कोई भी सो यांग के नरक के कुत्तों का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने तय किया कि अब जांच को भटकाने का निर्णायक चारा फेंकने का वक्त है। आप कहते हैं सो यांग गायब हो गया और हमसे पूछताछ करने आते हैं, लेकिन ये कौन गारंटी देता है कि वो खंडहरों का सारा खजाना हड़पने के लिए छुपने गया? बकवास। मेरा बेटा एक अनुकरणीय छात्र है, वो ऐसी नीच हरकत कभी नहीं करेगा। सोफू ने तुरंत बचाव किया। मैंने पलटवार किया, उसने 2 तीसरे साल के छात्रों को लूटा, और आपकी अनुकरणीय की परिभाषा थोड़ी अजीब है ना? अगर मैं सो लियान होता तो इतनी बड़ी लूट के साथ मैं भी यही करता, छुप जाता और जियान नॉन से बांटना नहीं पड़ता। जब सब खत्म हो जाए बस वापस आ जाऊं, मेरे शब्द। हालांकि एक सहज टिप्पणी की तरह लग रहे थे। उन्होंने सोफू और लियान को एक नया दृष्टिकोण दिया। अचानक कार्यालय का माहौल बदल गया।
उन्होंने सोचना शुरू किया कि मेरी थ्योरी में दम है। निदेशक वान, ये देखकर कि और कुछ नहीं मिलेगा, ने हमें जाने दिया। ठीक जब हम दरवाजा पार करने ही वाले थे, लियान ने अचानक पूछा, चेन, तुम दोनों खंडहर खोजने वाले पहले थे, क्या तुम जानते हो निर्देशांक किसने फैलाई? मैंने हैरानी का भाव बनाया, जिसे फिर उदासी में बदल दिया। मुझे नहीं पता। ठीक है, तुम जा सकते हो, लियान ने हाथ हिलाते हुए कहा। हमारे बाहर जाने के बाद लियान ने बाकियों से कहा, हजारों खिलाड़ी खंडहरों में घुस चुके हैं। अगर सो यांग वहां छुपा है तो खजाने को लेकर किसी से भी उसका संघर्ष हो सकता था। उसकी शिक्षिका होने के नाते मैं ज्यादा से ज्यादा उसके लिए 1 साल की छुट्टी का अनुरोध कर सकती हूँ। सोफू अब मेरे झूठ से पूरी तरह आश्वस्त कि उसका बेटा लूट प्रसंस्कृत करने के लिए छुपा है, ने प्रोफेसर लियान को धन्यवाद दिया। आपकी मदद का शुक्रिया।